प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 431। दादाजी प्लीज अब लोगों से पैसे उधार मत लेना, ठीक है? जब देवांश सूटकेस लेकर घर में दाखिल हुआ तो पीहू अपनी बुआ की टांग से चिपकी हुई थी और उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। बुआ सबसे सुंदर हैं। बुआ, जल्दी से मुझे शगुन का लिफाफा दो। ये देखकर देवांश तुरंत हंस पड़ा और बोला, दीदी तुम कुछ ज्यादा ही कंजूस नहीं हो गई? बच्ची को एक लिफाफा तक नहीं दे रही। दीपिका ने पीहू को गोद में उठाने की कोशिश करते हुए खींचकर कहा, तुम बाप बेटी मिले हुए हो, है न? जरा इसका हाथ तो देखो, कितने लिफाफे हैं इसके पास। क्या मैंने इसे नहीं दिए? देवांश ने देखा तो पाया कि पीहू ने पहले ही 4-5 लिफाफे कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बुआ की टांग से चिपकी हुई थी, चाहे दीपिका उसे कितना भी खींच रही हो। हा, शाबाश मेरी बेटी। अगर तुम्हारे बाप में उस समय तुम्हारे जितनी हिम्मत होती तो वो कब का रई से ज्यादा बन चुका होता। देवांश ने उसे समझाने के बजाय ठहाका लगा दिया। सिया, जो उम्मीद कर रही थी कि देवांश बीच बचाव करेगा, ये सुनकर अपना माथा पीटते हुए एक आह भरने लगी। फिर वह नीचे बैठी और पीहू को दीपिका की टांग से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन पीहू भले ही छोटी थी पर उसकी पकड़ में काफी ताकत थी। वह बुआ की टांग से कसकर चिपकी रही, इस जिद पर कि जब तक लिफाफा नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेगी। पीहू, बुआ ने तुम्हें पहले ही 3 लिफाफे दे दिए हैं। चलो अब नीचे उतर जाओ और पापा को हैप्पी न्यू ईयर विश करो, सिया ने बड़े प्यार से उसे पुचकारा। वह ज्यादा जोर लगाने से डर रही थी, कहीं पीहू को चोट न लग जाए। मैं नहीं उतरूंगी, मम्मा के पास अभी लिफाफा नहीं है, पीहू ने बड़े गर्व से कहा। तुम नीचे आ जाओ, मम्मा तुम्हें लिफाफा देंगी, सिया ने कहा, समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। नहीं, मम्मा के पास अभी लिफाफा नहीं है, पीहू थोड़ी व्याकुल हो गई। सिया और दीपिका दोनों थोड़ी उलझन में थीं, समझ नहीं पा रही थीं कि पीहू का क्या मतलब है। देवांश सबसे पहले समझा और जोर से हंसा, हा, पीहू का मतलब है कि बुआ ने अभी तक मम्मा को लिफाफा नहीं दिया है, इसलिए वो नीचे नहीं उतरेगी। ये सुनकर पीहू ने जोर से सिर हिलाया, मम्मा के पास लिफाफा नहीं है, नहीं उतरूंगी। वाह मेरी शेरनी, पापा का थम्स अप तुम्हारे लिए। देवांश सोफे पर लेटा हंसी के मारे लोटपोट हो रहा था। दीदी तुमने मुझे लात मारी थी ना, अब देखो कैसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। देवांश का हंस हंस कर बुरा हाल था। पीहू, मम्मा बड़ी हो गई है, मम्मा को अब लिफाफे की जरूरत नहीं है, प्लीज बुआ को छोड़ दो ना। सिया ने कितनी भी मिन्नतें की पर पीहू अपनी जिद पर अड़ी रही। मम्मा के पास लिफाफा नहीं है, पीहू नीचे नहीं उतरेगी। हार कर दीपिका को अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर पीहू के सामने सिया को देने पड़े। सिया जानती थी कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो यह नन्ही शैतान पक्का नहीं छोड़ेगी, इसलिए थैंक यू दीदी कहकर उसने जैसे ही पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पीहू तुरंत बेचैन हो गई। नहीं, मुझे दो, यह मेरे लिए है। दोनों सुंदरियां फिर से सन रह गईं। सिया, तुम मम्मा के लिए बुआ से लिफाफा नहीं मांग रही थी, अब खुद क्यों ले रही हो? पीहू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने झपट कर वो 100 का नोट लिया और अपनी मुट्ठी में कसकर दबा लिया। मैं मम्मा के लिए इसे संभाल कर रखूंगी। ... सब एक पल के लिए सन रह गए, फिर ठहाकों से घर गूंज उठा। आमतौर पर बड़े बच्चों के शगुन के पैसे संभालते हैं, लेकिन पीहू के मामले में वह बड़ों के पैसे संभाल रही थी। तो तुम अपनी माँ का नाम लेकर इशारों में मुझसे पैसे ऐंठ रही थी। दीपिका भी पीहू की चालाकी पर हैरान थी और अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
देवांश और बलवंत ठाकुर, जो पहले ही हंस हंस कर बेहाल थे, अब और जोर से हंसने लगे। उनकी सांसें फूल रही थीं। बलवंत अपनी तारीफ रोक नहीं पाए। ये बच्ची इतनी छोटी होकर भी इतनी होशियार है, बड़ी होकर क्या गजब ढाएगी। चलो, अब मम्मा का लिफाफा तुम्हें मिल गया है, अब तो बुआ को छोड़ दो। दीपिका ने हंसी रोकने के बाद धैर्य से पूछा। लेकिन पीहू ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह बुआ की टांग से और कसकर चिपक गई और अपनी तोतली आवाज में नया बहाना बनाया, पापा को भी अभी नहीं मिला। ऐ शैतान, अब तुम हद पार कर रही हो। दीपिका ने हंसते हुए छेड़ा। वैसे भी तुम सिर्फ एक ही इंसान को नहीं लूट सकती। देखो, दादाजी और दादी जी वहाँ हैं, उनसे जाकर मांगो। नहीं, मम्मा ने कहा कि दादाजी और दादी जी बूढ़े हैं, हमें उनके शगुन के पैसे नहीं लेने चाहिए, पीहू ने गंभीरता से कहा। लेकिन तुमने अभी तो लिए थे, दीपिका ने पूछा। पीहू बुआ से मिले पैसे दादाजी और दादी जी को वापस कर देगी, पीहू ने सिर हिलाते हुए पूरे विश्वास से कहा। ... दीपिका हक्की बक्की रह गई। तो तुम मुझसे लेकर उनकी भरपाई कर रही हो? ए लड़की, तुम सच में 3 साल की हो ना? हा हा हा। देवांश सोफे पर पड़ा हंसी से दोहरा हो रहा था, पीहू को लगातार थम्स अप दिखा रहा था। पीहू, मान गए, सच में मेरी बेटी है। दफा हो जा, दीपिका ने देवांश को डांटा, फिर पीहू को प्यार से समझाया। पीहू, बुआ के पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची, अपने पापा से जाकर मांगो, ठीक है? पापा ने कहा बुआ सबसे शरीफ हैं, बुआ के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, बुआ पीहू को पक्का लिफाफा देंगी। पीहू ने सिर हिलाया, छोड़ने से साफ मना कर दिया। दीपिका ने ये सुना और देवांश की तरफ उंगली उठाई। ठीक है, तू रुक जरा। बोलने के बाद बेचारी दीपिका के पास अपनी जेब से 1 और 100 का नोट निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये लो, बुआ के पास सच में अब और नहीं है, अब तो छोड़ दो। पीहू ने एक हाथ आजाद करके पैसे लिए और जैसे ही उसने मुंह खोला, दादाजी को भी अभी कहने के लिए, फुर्तीली सिया ने उसे तुरंत उठा लिया। अभी भी दादाजी? थोड़ी देर में दादी जी का नाम भी लेगी। अगर तू ऐसे ही खींचती रही तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, दीपिका ने खींच भरी हंसी के साथ कहा और जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गई। और पीहू अपनी मां की गोद से उतरने के लिए मचलने लगी। फिर पैसों और लिफाफों का एक ढेर सीने से लगाए वह बड़ी मुश्किल से अपने दादा दादी के पास गई, सारे लिफाफे और पैसे उन्हें थमा दिए और फिर साफ शब्दों में बोली, दादाजी दादी जी, ये लो कर्जा चुकाने के लिए। ... जैसे ही ये शब्द निकले, हंसते खेलते घर में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। बड़ों ने सोचा भी नहीं था कि यह नन्ही जान पैसों के लिए इतनी उतावली इसलिए थी क्योंकि वह अपने दादा दादी का कर्जा चुकाना चाहती थी। सिया ने दबबाए आंखों से कहा, कल रात जब हम वापस आए तो इसने हमें कर्जा चुकाने की बातें करते हुए सुन लिया होगा और इसने वो बात दिल पर ले ली। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनका बच्चा समय से पहले समझदार हो जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि वह बच्चा खुशहाल बचपन नहीं जी रहा है। सिया के साथ भी ऐसा ही था, भले ही उसने कितनी भी तकलीफें सही हों। उसने पीहू के सामने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा पीहू के लिए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। फिर भी पीहू ने अपने टूटे हुए बचपन में समय से पहले समझदार होना सीख लिया था। बलवंत और लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। बलवंत ने तुरंत पीहू को गले लगा लिया, लाड से बोले, मेरी लाडो, तेरे पापा ने दादा और दादी का सारा कर्जा चुका दिया है, ये शगुन के पैसे तू अपने पास रख, चॉकलेट खरीदना। पीहू ने अपना सिर टेढ़ा किया और एक पल के लिए सोचा, फिर भी पैसे दादाजी को थमाते हुए बोली, दादाजी आप रख लो, अगर भविष्य में कभी पैसे चाहिए हों तो इसमें से निकाल लेना, ताकि दूसरों से मांगना ना पड़े। पापा पहले दूसरों से पैसे मांगते थे और वो लोग बहुत गंदे थे, वो मम्मा और पीहू को मारते थे। दादाजी प्लीज आगे से कभी किसी से पैसे उधार मत लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है दादाजी, अब कभी किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। बलवंत का गला भर आया, आंसू बह निकले और वो सिसक पड़े। बलवंत ने पीहू को कसकर भींच लिया, उनका सीना दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने पीहू को अपने कंधे पर लिटाया, फिर एक हाथ बढ़ाकर देवांश की तरफ इशारा किया। मुंह गालियां बकने के लिए खुला, लेकिन आवाज नहीं निकली, शायद इसलिए कि वो पीहू को डराना नहीं चाहते थे। पास खड़ी लक्ष्मी का भी दिल टूट गया था। पीहू की पीठ सहलाते हुए उन्होंने रुंधे गले से कहा, मेरी प्यारी पोती, पता नहीं तेरे पापा के साथ रहकर तूने कितना दुख सहा है। बोलते बोलते लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ता गया। अपने आंसू पोंछे बिना उन्होंने दरवाजे के पास टंगी कपड़े सुखाने वाली रस्सी उठाई और देवांश पर बरसा दी, जो खुद भी उतना ही दुखी था। ये मत कहना कि मैं नए साल के पहले दिन तुझे पीट रही हूँ। पीहू जैसी इतनी प्यारी बच्ची, देख तूने क्या हालत कर दी उसकी। तू इंसान भी है, मैंने ऐसे जानवर से भी बदतर औलाद को जन्म कैसे दिया। उस पल से ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों ने बिना किसी अपवाद के देवांश की खबर ली। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन दीपिका को भी गुस्सा आ गया। उसने सीधे अपनी चप्पल उतारी और देवांश को दे मारी। हालांकि उसकी लात में पीहू की हालत के लिए दर्द और देवांश द्वारा पीहू को उकसाकर उसके पैसे लुटवाने की व्यक्तिगत खुन्नस दोनों शामिल थे।
बड़ा आया पीहू को मेरे पैसे लेने के लिए। उकसाने वाला, ले अब उकसा। माँ बेटी का क्या डबल अटैक था। देवांश ने उन्हें रोका नहीं, वैसे भी वे सब अपनी ताकत रोककर मार रहे थे, जान से मारने के लिए नहीं। और वैसे भी अगर वे जान से मारने के लिए भी मारते तो वो इसका हकदार था। मैं पूछती हूँ, क्या अब भी बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाएगा? लक्ष्मी ने कड़क कर पूछा। हालांकि उनका दिल बेटे के लिए दुख रहा था, लेकिन अपनी पोती के सामने उनका बेटा कुछ नहीं था। माँ चिंता मत करो, मैंने अब खुद को बदल लिया है, देवांश ने वादा किया। तुझे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। लक्ष्मी को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने 2 छड़ियां और जमाई और फिर सांस फूलने पर रुक गईं। और तभी बलवंत अचानक बोले, भाग्यवान, थक गई क्या? अगर थक गई हो तो पोती को पकड़ो, थोड़ी देर में हाथ साफ कर लूं। अध्याय 432। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? सिया के बीच बचाव के कारण अंततः बलवंत ने हाथ नहीं उठाया। ऐसा नहीं था कि सिया को देवांश पर तरस आ रहा था, बल्कि उसे चिंता थी कि कहीं बलवंत थक न जाएं। आखिरकार कल आने के बाद से वह कई बार हाथ साफ कर चुके थे और ज्यादा मारना पीटना शोभा नहीं देता। बलवंत ने वो थोड़े से पैसे भी नहीं लिए, इसके बजाय उन्होंने बार बार कसम खाई कि वे दोबारा उधार नहीं लेंगे। तब जाकर पीहू ने खुशी खुशी पैसे रखे और कहा कि वह अपनी मम्मा के लिए पानी खरीदना चाहती है। पानी खरीदना है? सिया बहुत हैरान थी। घर में पानी की कमी तो थी नहीं, तो और क्यों खरीदना? पीहू ने टीवी की ओर इशारा किया, वही पानी जिसकी मम्मा और बुआ अभी बात कर रही थीं। अगर मैं मम्मा के लिए वो खरीदूंगी तो मम्मा को अब और कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर बड़ों को समझ आया कि पीहू निर्मल जल की बात कर रही थी। उनके चेहरों पर तुरंत खुशी और दुख का मिला जुला भाव आ गया। खुशी इस बात की कि पीहू इतनी छोटी उम्र में दूसरों का ख्याल रखना जानती थी। दुख इस बात का कि पीहू इतनी छोटी उम्र में दूसरों का ख्याल रखना जानती थी। सिया ने अपनी बेटी का चेहरा हाथों में लिया और बहुत प्यार से कहा, पीहू वो निर्मल जल कॉस्मेटिक है, पीने के लिए नहीं। और वैसे भी मम्मा अपने कॉस्मेटिक्स खुद खरीदेगी। पीहू अपने पैसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए रखेगी। वो निर्मल जल पीहू को खरीदना है। पीहू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया ठिठक गई, फिर पीहू को गले लगाकर धीरे से बोली, ठीक है, जब वो मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। चूंकि यह उसकी बेटी का दिया हुआ तोहफा था, चाहे उसका असर कुछ भी हो, सिया उसे खरीदेगी। चलो बहुत देर हो गई, अब आराम करो। बलवंत को लगा कि अब वो और नहीं रुक सकते, वरना पीहू के सामने वो बहुत आसानी से पिघल जाएंगे। लेकिन देवांश बोल पड़ा, पीहू ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। कल पूरा दिन पड़ा है, कभी भी विश कर लेगी। इसी थोड़े से वक्त में सब कुछ क्यों करना है? बलवंत ने गुर्रा कर कहा, सच में अपनी पोती पर जान छिड़कते थे। ये सुनकर पीहू जल्दी से अपनी मम्मा की गोद से निकली, सोफे पर देवांश की तरफ धप से घुटनों के बल बैठी। हैप्पी न्यू ईयर पापा। मैं चाहती हूँ कि पापा कभी शराब न पिएं और न ही उधार लें, और मेरे और मम्मा के साथ ऐसे ही रहें जैसे अब हैं। ठीक है पापा, तुमसे वादा करते हैं, देवांश ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। ये सुनकर पीहू मुस्कुराई और खड़ी होकर वापस अपनी मम्मा की गोद में घुस गई। ये देखकर देवांश हैरान रह गया, पीहू तुम पापा से शगुन का लिफाफा नहीं मांगोगी? मुझे डर लगता है। पीहू ने सिर हिलाया, पहले जब मैंने पापा से पैसे मांगे थे तो पापा ने पीहू को मारा था, इसलिए पीहू पापा से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करती। जैसे ही ये शब्द निकले, बलवंत, लक्ष्मी और दीपिका के अंदर देवांश को पीटने की इच्छा फिर से जाग उठी। अगर देवांश ने समय रहते अपनी गलती नहीं मानी होती तो शायद उसे 3 तरफा मार खानी पड़ती। पापा पहले गलत थे, पापा तुमसे माफी मांगते हैं। पापा अब पीहू को कभी नहीं मारेंगे, तो तुम अब पापा से शगुन मांग सकती हो। देवांश ने उसे धैर्य से समझाया, पीहू के दिल के घाव भरने की कोशिश करते हुए। पीहू थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अपनी मम्मा के प्रोत्साहन से वह कांपते हुए अपने 2 नन्हे हाथ आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए और डरते डरते पूछा, पापा लिफाफा। ये लो। देवांश ने खटाक से अपना सूटकेस खोला, फिर नोटों की एक गड्डी निकाली, पूरे 1 लाख रुपए, और सीधे पीहू के हाथों में रख दी। पीहू ने अपने नन्हे हाथों से कितनी भी कोशिश की, वह इतने भारी पैसे उठा नहीं पाए। इसलिए देवांश ने पैसे लिए और पीहू के साथ मिलकर नोटों की गड्डी सिया की गोद में रख दी। वाह मम्मा, इतने सारे पैसे, हम पीने का पानी खरीद सकते हैं। पीहू अपने सामने नोटों की गड्डी देखकर उछलने और नाचने लगी। ये दृश्य देखकर सबको एहसास हुआ कि देवांश का सूटकेस पूरी तरह से पैसों से भरा था। पापा, माँ, अब से आप दोनों घर पर बस शतरंज और ताश खेलो। कोई भारी काम मत करना। अगर पैसों की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। देवांश ने अपने सूटकेस से नोटों की 4 गड्डियां निकाली और बुजुर्ग दंपत्ति के सामने रख दी। पापा, माँ, नया साल मुबारक हो। आपका बेटा आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है। बलवंत, लक्ष्मी। बुजुर्ग दंपत्ति अपने सामने रखे 2 लाख रुपयों को देखकर एक पल के लिए यकीन नहीं कर पा रहे थे।
30 करोड़ के नए साल के सामान से मिले झटके की तुलना में उनके सामने चमकते हुए नोटों से मिली उत्तेजना कहीं ज्यादा थी। कोई चारा नहीं था, वो चीजें आखिरकार सामान थीं, लेकिन यह उनके सामने असली कड़कड़ाती रोकड़ थी। बलवंत और लक्ष्मी ने अब तक की जिंदगी में केवल दूसरी बार इतना कैश अपने सामने देखा था। पहली बार तब जब वे देवांश का कर्ज चुकाने गए थे और उस समय उनकी जेब में 1 लाख से कुछ ज्यादा रुपए थे। इतने पैसे क्यों दे रहा है? तेरी माँ और मुझे इतने की जरूरत नहीं है, तू इसे सिया और पीहू के लिए रख। बलवंत ने माथे पर शिकन के साथ कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम गांव में रहते हैं, हम दोनों साल भर में 10,000 भी खर्च नहीं करते। जल्दी से इसे वापस ले ले। हालांकि लक्ष्मी को गरीबी से डर लगता था, लेकिन वह एक साथ इतने पैसे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, रख लो, मैं दे रहा हूँ। जब गांव में दूसरे लोगों के यहाँ कोई फंक्शन होगा तो तुम्हें दावत में जाना होगा और शगुन देना होगा, है न? और घर में सुअर नहीं पालते तो त्योहारों पर बाजार से मीट खरीदने तो जाना ही पड़ेगा न। जिस तरह से तू बात कर रहा है, जैसे तेरे पैसे दिए बिना हम पहले जी नहीं पा रहे थे। बलवंत ने चिढ़कर कहा। लक्ष्मी ने भी कहा, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, अगर सच में देना ही है तो बस 10,000 दे दे और बाकी माँ बेटी के लिए वापस रख ले। देवांश कुछ कहने ही वाला था कि उसने सिया को पहले बोलते सुना, पापा मम्मी प्लीज रख लीजिए, इसे देवांश के लिए सेविंग्स ही मान लीजिए, ये बहुत खर्चीला है, पता नहीं कब सारे पैसे उड़ा दे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश ने सिया को बहुत ही शिकायत भरी नजरों से देखा, लेकिन पलटकर कुछ नहीं कहा। बलवंत और लक्ष्मी ने एक दूसरे को देखा और अब मना नहीं किया, बस सिर हिलाया। तो ठीक है सिया, जब भी तुम्हें पैसों की कमी हो बस हमें बता देना। पापा मम्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे पूरा जमा कर लो, आपको जो खर्च करना है वो करो। इससे पहले कि देवांश अपनी बात पूरी कर पाता, बलवंत ने उसे बीच में ही टोक दिया, चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में क्यों बोल रहे हैं? देवांश की आंखों में आंसू आने को थे, वह इस घर में 1 मिनट और नहीं टिक सकता था। हालांकि देवांश शांत रहा और सूटकेस दीपिका के सामने सरका दिया। दीदी हैप्पी न्यू ईयर। दीपिका थोड़ी हक्की बक्की थी, सूटकेस की ओर इशारा करते हुए, ये सब मेरे लिए, तुम चाहो तो नहीं भी ले सकती हो, देवांश ने कहा सूटकेस बंद करने की तैयारी करते हुए, लेकिन एक झटके के साथ दीपिका ने उसे छीन लिया, फिर उसे गले लगाकर नोट गिनने लगी। सारे पैसे गड्डियों में थे, एक गड्डी 10,000 की, एक बंडल में 10 गड्डियां, तो एक नज़र में साफ था कि यहाँ 4 लाख थे। 4 लाख, अगर मैं पहले 3 नौकरियां भी करती बिना खाए पिए, तब भी मुझे 7-8 साल लग जाते जमा करने में। छोटे, तेरी बहन की तो लॉटरी लग गई इस बार, दीपिका ने कहा। उसकी आंखें भर आईं, शायद पिछले सालों में दिन में 3-3 नौकरियां करने की तकलीफ याद आ गई। देवांश को भी बहुत दुख महसूस हुआ, इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, वो सब अतीत की बात है, ये 4 लाख तो बस शुरुआत है, जिंदगी अब से और बेहतर ही होगी। दीपिका ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कई नोटों की गड्डियों को पकड़कर सहला रही थी, उसे अचानक कुछ याद आया, तो उसने ऊपर देखा और देवांश से पूछा, हम सब ने शगुन दिया, तेरी बीवी सिया का क्या? ये कहते हुए उसने सूटकेस की ओर देखा जो पूरी तरह खाली हो चुका था, फिर 2 गड्डियां निकाली और देवांश को थमा दी। क्यों ना मैं तुझे 2 लाख वापस दे दूं, तू सिया को दे देना। इससे पहले कि देवांश बोल पाता, सिया ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, दीदी आप रखो, मुझे इससे शगुन नहीं चाहिए, देख तेरी बीवी नाराज है। दीपिका ने चुटकी ली। देवांश ने एक अजीब सी हंसी हंसी, फिर कहा, जाहिर है मैं अपनी बीवी के शगुन में कंजूसी नहीं कर सकता। कैश क्या चीज है, आजकल तो डायरेक्ट ट्रांसफर का जमाना है न? ओहो, बड़ी बड़ी बातें, चल मेरे सामने ट्रांसफर कर, मैं देखना चाहती हूँ कि तू सिया को कितना ट्रांसफर कर सकता है। दीपिका ने कहा हार न मानते हुए। नहीं देखो तो अच्छा है, मुझे डर है कि तुम इतनी डर जाओगी कि सो नहीं पाओगी। देवांश ने जानबूझकर अपना फोन रख दिया, दीपिका को देखने नहीं दिया। तेरी बहन ने दुनिया देखी है, क्या थोड़े से पैसे मुझे डरा सकते हैं? जल्दी कर, दीपिका ने जोर दिया। बगल में बैठे बलवंत ने भी सुर में सुर मिलाया, कल मैंने तुझसे तेरा कार्ड बैलेंस दिखाने को कहा था और तूने तब भी कहा था कि मुझे डराने का डर है। मैंने 30 करोड़ का सामान देखा है, क्या मैं तेरे चिल्लर से डरूंगा? चल दिखा, मैं भी अपनी आंखें खोल लूं। शायद नहीं, देवांश ने विनम्रता से मना कर दिया। डर था कि उसके कार्ड में बहुत ज्यादा पैसे उनकी शक की वजह बन सकते हैं। जल्दी कर, खाल उधरवानी है क्या? बलवंत ने सीधे उसे डंडे का डर दिखाया। लाचार होकर देवांश के पास अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन खुशी मनाई। शुक्र है मैंने पहले सोने और जेड पर बहुत खर्च कर दिया, वरना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि जब उसने ऐप खोला, बैलेंस सेक्शन पर क्लिक किया और फिर बंद छोटी आंख पर क्लिक किया, तो जैसे ही बैलेंस दिखाई दिया, वह खुद सबसे पहले सन रह गया।
इतने सारे कैसे हो सकते हैं? अध्याय 433। देवांश, मुझे माफ कर दो। दीपिका ने देवांश का फोन छीन लिया और स्क्रीन पर उंगली फिराते हुए एक एक करके गिनने लगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दीपिका लगभग चीख पड़ी थी। उसने फटी आंखों से देवांश को देखा, चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। उसके हैरान भाव ऐसे थे जैसे वह किसी एलियन को देख रही हो। लेकिन वह जल्दी ही होश में आए और तुरंत मक्खन लगाने लगी। छोटे, सॉरी यार, वो जो लात मैंने तुझे पहले मारी थी वो तो बस हालात की वजह से थी। दीदी का वो मतलब नहीं था, प्लीज दिल पर मत लेना। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? दीदी थोड़ा मल दे। चल हट, अब मस्का लगाना आ रहा है, बहुत देर हो गई। देवांश ने हाथ हिलाया, दीपिका के बढ़े हुए हाथ को झटक दिया। इस वक्त बलवंत ने फोन लिया। शायद उन्हें दीपिका के गणित पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद दाहिनी ओर से बाईं ओर गिना, और इस बार वह और भी पक्के थे। पैसे से शुरू करते हुए पैसे आने, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब उन्होंने गिनती खत्म की तो यह अभी भी 10 अरब पर ही रुका, और फिर उन्होंने आंखें फाड़कर देवांश से पूछा, यह नकली तो नहीं है ना? मैंने खबरों में देखा है कि कई सॉफ्टवेयर खास तौर पर बैलेंस दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। इससे पहले कि देवांश सफाई देता, दीपिका बीच में बोल पड़ी, वो सब स्क्रीनशॉट जनरेटर होते हैं, वो सिर्फ फोटो होते हैं। यह असली ऐप का असली पैसा है, नकली कैसे हो सकता है? देवांश ने हड़बड़ाकर कहा, जरूरी नहीं, शायद बैंक की छुट्टी है या कोई सिस्टम एरर है। मुझे याद नहीं कि मेरे पास इतना पैसा था। लाओ फोन, रिफ्रेश करता हूँ। बलवंत ने देवांश को फोन दिया, जिसने फिर ऊपरी दाएं कोने में रिफ्रेश आइकन पर टैप किया और नतीजा था, भाई, मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कई अरब और बढ़ गए हैं? दीपिका ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। फिर बढ़ गए। बलवंत ने फोन लिया और लक्ष्मी के साथ देखा, फिर माथे पर बल डालते हुए बोले, ऐसा लग तो रहा है कि ज्यादा हैं। मुझे याद है पहले दूसरा अंक 3 था, है न? ये कहते हुए उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। 3 ही होना चाहिए। मुझे याद है पहला अंक 8 था और दूसरा 3 होना चाहिए। अगर नहीं भी था तो पक्का 7 तो नहीं था। यह जरूर सिस्टम की गलती होगी। अचानक 4 अरब कैसे बढ़ सकते हैं? अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो पक्का वापस बदल जाएगा। देवांश के माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कार्ड में पैसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। दीपिका ने देवांश की बात सुनी और फिर से रिफ्रेश दबाया, और फिर, भाई, ये 100 अरब पार करने वाला है। दीपिका ने फोन ऊपर उठाया, पूरी तरह सुनना। देवांश ने आवाज सुनकर देखा तो पाया कि बैलेंस का पहला अंक पिछले 87 से बदलकर अब 96 हो गया था। अचानक 9 अरब और। भले ही देवांश का दिमाग धीरे चल रहा हो, लेकिन उसे अब तक समझ आ गया था कि यह नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई के अलग अलग नेता उसे नए साल का शगुन भेज रहे होंगे। लेकिन उन्होंने इस समय उसे बताने की हिम्मत नहीं की। डर था कि उसकी नींद खराब होगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसके कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने सोचा था कि इससे उसे सरप्राइज मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पूरा सदमा बन जाएगा। भाई, 100 अरब से ऊपर। दीपिका ने फिर रिफ्रेश किया और फिर अपना फोन पकड़े सन रह गई। अरे, मेरी बात सुन। नहीं, मेरी सफाई सुन। देवांश ने हड़बड़ाकर कहा, यह पक्का बैंक का कोई लोचा होगा। लोचा तेरे सिर का। मेरे साथ लोचा क्यों नहीं हुआ? ट्रांसफर रिकॉर्ड सब साफ हैं और तू अभी भी बहाने बना रहा है। दीपिका ने सीधे डिटेल्स खोली और ट्रांसफर की एक सीरीज देखी। सब कुछ साफ साफ था। सबसे आगे रिया कपूर और ईशा देशमुख थी। एक ने 5 से शुरू होने वाली रकम ट्रांसफर की, दूसरी ने 9 से। दीपिका ने सही रकम नहीं गिनी, बस इतना पता था कि उसके पीछे जीरो की लंबी कतार थी। छोटे, तू ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है जिसमें इतना मुनाफा है? तू ड्रग्स तो नहीं बेच रहा ना? दीपिका बेवकूफ़ नहीं थी। उसकी समझ में इतना पैसा कमाने का एकमात्र तरीका ड्रग्स बेचना ही था। जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे का तापमान तुरंत 0 पर गिर गया। बलवंत ने भी देवांश को चौंक कर देखा और कहा, बेटा, तूने सच में इस बार मुझे डरा दिया। तभी तू मुझे बैलेंस नहीं देखने दे रहा था, तो सच में इतना पैसा है? बोलने के बाद वे और लक्ष्मी देवांश को शक की नज़रों से देखने लगे, जैसे उस पर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि सिया ने अब तक एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन देवांश दिल ही दिल में जानता था कि उसे सबसे ज्यादा शक था, और वह पहले भी उसे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ समझ चुकी थी। तो अगर वह इस बार साफ साफ नहीं समझा पाया तो वह शायद यही मानेगी कि वह ड्रग्स बेच रहा है। ठीक है, मैं अब और नाटक नहीं करूंगा, मैं सच बताता हूँ। मैंने बैलेंस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग वही सोचोगे जो अब सोच रहे हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि यह सारा पैसा लीगल है, 1 नंबर का है। देवांश ने ये कहा, फिर सिया की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हें पीहू की टांग याद है?
असल में कोई मेडिकल चमत्कार नहीं हुआ था, ये वह चॉकलेट बीन थी जो मैंने पीहू को दी थी, जिसने उसकी टांग को इतने कम समय में ठीक कर दिया। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि पीहू की टांग टूट गई थी, वरना उसे डर था कि उसकी अपनी टांग तोड़ दी जाएगी। सिया स्वाभाविक रूप से नहीं भूलेगी, तो उसने सिर हिलाया और कहा, जब मैं पहले पीहू को चेकअप के लिए सियांश हॉस्पिटल ले गई थी तो मुझे स्नेहा मिली थी और उसने मुझे इसके बारे में बताया था कि तुमने 3 जड़ी बूटियां खरीदने के लिए संजीवनी हर्बल्स में 30 लाख खर्च किए थे। उस समय उससे पहले ही एहसास हो गया था कि देवांश ने पीहू को जो चॉकलेट बीन दी थी वही उस मेडिकल चमत्कार के पीछे का कारण होनी चाहिए। बस सिया ने अस्पताल में इस मुद्दे को नहीं कुरेदा था, बल्कि सोच रही थी कि देवांश के पास दवा खरीदने के लिए 30 लाख कहाँ से आए। अब देवांश को खुद ये स्वीकार करते हुए सुनकर कि चॉकलेट बीन ने पीहू की टांग ठीक कर दी, सिया की आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसे ये भी अंदाजा हो गया कि देवांश के पास इतना पैसा क्यों था। तो जो दिल उसकी छाती में अटका हुआ था वह आखिरकार शांत हुआ और उसने राहत की एक गहरी सांस ली। जब तक वह कानून नहीं तोड़ रहा था उसे तसल्ली थी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे उदास हो गए, क्योंकि अब उस समय के खुद को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि उस दौरान उसने देवांश को कई तरह से गलत समझा था, जिससे उसे बहुत दुख पहुंचा था। वह जितना ज्यादा सोचती, सिया का चेहरा उतना ही उदास होता गया, और देवांश सिया के माथे की लकीरें ढीली होते देख समझ गया कि सिया मुख्य बात समझ गई है और उसने उसके प्रति अपनी सुरक्षा दीवार गिरा दी है। तो उसने भी राहत की एक बड़ी सांस ली। तो उसने अपना सिर सीधे बलवंत की ओर घुमाया और आगे कहा, पापा, आज दोपहर महेश पाटिल के घर पर, क्या आपको सच में लगता है कि वो सिर्फ इसलिए ठीक हो गए क्योंकि हमने उनका पैसा वापस कर दिया? तुम्हारा मतलब? बलवंत ने दोपहर की घटना याद की और उनके माथे पर अपने आप बल पड़ गए। दोपहर में उन्हें कुछ अजीब लगा था। महेश पाटिल का शरीर ठंडा पड़ रहा था, तो वो पलक झपकते ही बिस्तर से उठकर चलने के काबिल कैसे हो सकते थे? उन्होंने उस समय ये भी सोचा था कि महेश पाटिल मरने से पहले दिए की तरह फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महेश पाटिल सच में ठीक हो रहे थे। देवांश ने सिर हिलाया, फिर एक छोटी सी गोली निकाली। यह इसी तरह की गोली थी जिसने पीहू को ठीक किया और महेश पाटिल को भी। ये चीज गुरु देवांश ने बनाई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि यह सभी बीमारियों का इलाज करती है, लेकिन इसे एक जादुई गोली और संजीवनी बूटी माना जा सकता है। कपूर परिवार गुरु देवांश को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें इस गोली की एजेंसी मिल गई है। और जब मैं संजीवनी हर्बल्स में दवा खरीद रहा था तो गलती से मैं कपूर परिवार के लोगों से टकरा गया। उस समय वे मेरे हाथ में मौजूद ड्रैगन विस्कर ग्रास खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कई संयोगों के चलते मैं इस गोली का एजेंट बन गया। ये सफाई सुनने के बाद बलवंत और उनकी पत्नी को अब कोई शक नहीं था। ऐसी जादुई गोली के साथ साल में 100 अरब कमाना तो दूर, 1000 अरब या 10,000 अरब भी पूरी तरह से मुमकिन है। लेकिन दीपिका ने पूछा, मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मैंने इसे अस्पतालों में या बाजार में बिकते नहीं देखा। देवांश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह चीज आम लोगों के लिए नहीं है। बस एक बनाने में ही 30 लाख का खर्चा आता है। क्या तुम्हें लगता है कि आम लोग इसे खरीद सकते हैं? या दीपिका की सांस अटक गई। सिर हिलाने और कहने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ लागत 30 लाख है तो यह एक कितने में बिकती है? 1 करोड़ 30 लाख, हर एक, कोई मोलभाव नहीं, सबके लिए एक दाम। देवांश ने तपाक से कहा, जैसे कि उसने ये कई बार कहा हो, जिससे वह और भी सच्चा लगा। तुम सीधे लोगों को लूटते क्यों नहीं? क्या लोग इसे खरीदते भी हैं? बलवंत ने गुस्से में कहा। इस बार, इससे पहले कि देवांश समझा पाता, दीपिका ने जल्दी से कहा, पापा, ये रकम उन अमीर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा कमी सेहत की है। एक गोली अंदर, कोई जांच नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सारी बीमारियां खत्म। क्या आपको लगता है कि वो इसे खरीदेंगे? ये सुनकर बलवंत ने सिर हिलाया। बात तो सही है। उनके लिए 1 करोड़ तो क्या, 10 करोड़ भी होते तो वो शायद बिना सोचे इसे खरीद लेते। बोलने के बाद उन्होंने फिर पूछा, तो जब तुम एक बेचते हो तो कितना कमाते हो? देवांश ने एक उंगली उठाई, चेहरे के भाव बदले बिना झूठ बोलना जारी रखा, 10 लाख। या दीपिका ने फिर सांस खींची, फिर चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, प्यारे छोटे भाई, क्या तुम्हें अभी भी लोगों की जरूरत है? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस हर एक बेचने पर 10,000 दे देना। देवांश ने ये सुना और जानबूझकर आह भरी, धंधा अभी मंदा है, इसलिए हमें लोगों की जरूरत नहीं है। दीपिका तुरंत गुस्से में आ गई, तू साल में 100 अरब कमाता है और मुझे कह रहा है धंधा मंदा है? फिर से मार खाने का मन है क्या? देवांश ने खुश करने वाली मुस्कान के साथ कहा, यह धंधा तभी अच्छा है जब एक्सक्लूसिव एजेंसी हो। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो दाम गिर जाएगा। पता है, मैं तो बस कह रही थी। वैसे भी इस तरह के काम में उन अमीर लोगों से निपटना पड़ता है और हो सकता है कि वो तुझे चूना लगा दें और फिर तू बिना जाने ही मारा जाए।
दीपिका को बोलते बोलते अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से थू 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 किया, फिर देवांश के कंधे को थपथपाया। बच्चे की बात है, बच्चे की बात है, छोटे भाई गुड लक, तरक्की करो और खूब नोट छापो। लक्ष्मी ने भी दीपिका को थप्पड़ मारा और डांटा, नया साल है, क्या बकवास कर रही है यहाँ। जुबान फिसल गई, जुबान फिसल गई, समझ लो मैंने पाद दिया, सारे देवी देवता प्लीज दिल पर मत लेना। दीपिका ने खीसें निपोड़ते हुए कहा, हाथ जोड़कर चारों दिशाओं में सिर झुकाया। बलवंत ने तब बोला, तो तूने अभी महेश पाटिल को एक दी, तो क्या इसका मतलब 10 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ। ये सुनकर लक्ष्मी के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। 10 लाख से ज्यादा? पापा इतना भी बड़ा नहीं है, चूंकि मैं एजेंट हूँ, खुद खरीदना तो लागत पर ही है, बस 30 लाख। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुझे इसके लिए अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। लक्ष्मी ने जल्दी से पूछा। महेश और उनकी पत्नी के पास उस समय कुल मिलाकर 5,000 रुपये थे और उन्होंने वह सब पापा को उधार दे दिया। यह आसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। अब महेश की हालत नाजुक है, 30 लाख तो क्या 3 करोड़ भी होते तो हमें उन्हें बचाना ही था। देवांश ने दृढ़ता से कहा। शाबाश। बलवंत ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा, बेहद संतुष्टि के साथ बोले, आसान चुकाना जानता है, प्यार और फर्ज निभाना जानता है, अमीर होकर भी घमंडी नहीं, सच में मेरे ठाकुर खानदान का असली वारिस। ये सब आपकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा है ना पापा। देवांश ने तुरंत मक्खन लगाया। बस अब ज्यादा मत चढ़ा। बलवंत जोर से हंसे, साफ तौर पर अपने बेटे की चापलूसी का आनंद ले रहे थे। लक्ष्मी और दीपिका ने भी देवांश की अपार दौलत का स्रोत समझने के बाद राहत की सांस ली और वे बहुत खुश थीं। तभी सिया ने अचानक दुख भरे चेहरे के साथ पूछा, तो इसलिए तुम संजीवनी हर्बल्स गए थे और उन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए 30 लाख खर्च किए थे, बस कपूर परिवार से यह कहने के लिए कि वे गुरु देवांश को इस तरह की गोली बनाने में मदद करें। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वे तुम्हें ठग लेंगे। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, पीहू की सर्जरी उसके लिए बहुत दर्दनाक होती और नतीजे शायद बहुत अच्छे भी न होते। जब कोई बेहतर तरीका है तो मुझे कोशिश करनी ही थी। भले ही मैं ठगा जाता, मैं तैयार था। ये सुनकर और पुरानी सारी घटनाओं को याद करके सिया ने अचानक हाथ बढ़ाया, आगे झुकी और देवांश को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी, देवांश मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अध्याय 434। क्या तुम सच में फिर से नहीं सोचोगी। जब सिया रोई तो पूरा परिवार सन रह गया, खासकर बलवंत और बाकी लोग। ये सुनकर कि पीहू की टांग का अभी भी ऑपरेशन होना है, वे तुरंत देवांश से भिड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन सिया को उसे गले लगाए देख उन्हें उस विचार को फिलहाल दबाना पड़ा। सिया अभी रो मत, हमें बता कि आखिर हुआ क्या है। पीहू की टांग को क्या हुआ है, उसे ऑपरेशन की जरूरत क्यों है। लक्ष्मी ने हाथ बढ़ाकर सिया के सिर को धीरे से थपथपाया, उसे प्यार से दिलासा दिया। बलवंत ने भी साथ दिया। क्या उस हरामखोर देवांश ने उसे मारा। मुझे बता, मैं तेरा साथ दूंगा। बोलते समय उनकी बेल्ट पहले से ही उनके हाथ में थी, जोरदार निर्देशन के लिए तैयार नहीं, देवांश पर निर्देशन के लिए। दीपिका भाभी रो मत, आपका परिवार यहाँ है, जो भी शिकायतें हैं हमें बताओ, हम आपका साथ देंगे। और पीहू की टांग को क्या हुआ कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है, आखिर हुआ क्या था। ये बातें सुनकर देवांश का दिल बैठ गया। धत तेरे की लापरवाही हो गई, मेरे मुंह से ऑपरेशन की बात कैसे निकल गई। सिया जो पहले से ही रो रही थी ने बार बार सिर हिलाया, फिर देवांश की बाहों से बेमन से अलग हुई और सिसकते हुए बोली, ये देवांश की गलती नहीं है, मैंने ही उसे निराश किया। देवांश ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, तुमने मुझे निराश नहीं किया, पहले सब मेरी गलती थी। बलवंत ने माथे पर बल डालते हुए देवांश को डांटा, हरामखोर आखिर हुआ क्या था। ये देखकर सिया ने जल्दी से समझाया, पीहू की टांग सूदखोरों ने तोड़ दी थी और अस्पताल ने कहा था कि ठीक होने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन देवांश ने कहा कि उसके पास पीहू की टांग ठीक करने का तरीका है। उस समय मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे कोसा और गलत समझा, ये सोचकर कि वह हमारी बेटी का इलाज नहीं कराना चाहता। मैंने उसे बहुत कड़वी और ताने मारने वाली बातें कहीं, लेकिन उसने शुरू से अंत तक मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। बाद में जब पीहू ऑपरेशन रूम में जाने वाली थी, वह अचानक एक चॉकलेट बीन लेकर आया और पीहू को खाने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया और यहाँ तक कि उसके पैरों में गिरकर भीख मांगी कि पीहू को और चोट न पहुँचाए। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं ही पीहू को नुकसान पहुँचा रही थी। अगर पीहू ने उस समय वह गोली फेंक दी होती तो मैं उसका ऑपरेशन करवा देती। मैं गलत थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूँ कि एक आम आदमी के रूप में उस ड्रैगन विस्कर ग्रास के लिए कपूर परिवार के सदस्यों से मुकाबला करने के लिए उसे कितनी अपमान और तकलीफें सहनी पड़ी होंगी। बाद में उसे कपूर परिवार के सदस्यों से भी विनती करनी पड़ी होगी, जिन्हें उसने पहले नाराज किया था, ताकि वे गुरु देवांश को गोली बनाने के लिए ढूंढ सकें।
बिना सोचे मैं जानती थी कि कपूर परिवार के लोगों ने उसके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल कर दी होंगी। वह साफ तौर पर हमेशा पीहू की टांग ठीक करने के लिए जी जान लगा रहा था, हर तरह के अपमान सह रहा था, फिर भी मैंने उसे इतना गलत समझा। पापा, मम्मी, मैं देवांश से माफ़ी मांगती हूँ। इन सब के अलावा सिया ने कुछ और भी छोड़ दिया। उसने कुछ समय पहले देवांश को अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ समझा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वह अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं था, बल्कि गोलियां बेचने के लिए कपूर परिवार के साथ सहयोग कर रहा था। बस बात यह है कि कपूर परिवार के लोगों को यह धंधा सीधे संभालना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने देवांश को इसे करने दिया। रिया कपूर का यही मतलब था जब उसने कहा था कि ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए कपूर परिवार के लोगों का सामने आना ठीक नहीं है और इसलिए उन्हें देवांश की जरूरत है। नतीजतन उसने गलत समझा, ये सोचकर कि देवांश अंडरवर्ल्ड में शामिल था। अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो देवांश के पास घर खरीदने के लिए पैसे थे और वह बब्बन भाई जैसे लोगों को बुला सकता था। इसका कारण यह नहीं था कि वह अंडरवर्ल्ड में शामिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अमीर था। कपूर परिवार के लोग उस समय उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजने को तैयार थे। इसका कारण यह नहीं था कि देवांश ने उनके लिए कुछ गलत काम किया था, बल्कि इसलिए कि देवांश ने उन्हें पैसे कमाने में मदद की। इसके अलावा वह शिकायत करती थी कि देवांश हमेशा बाहर भागता रहता है, शायद बचने के लिए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि देवांश भाग नहीं रहा था, बल्कि बड़े परिवारों के साथ बिजनेस डिस्कस करने जा रहा था। देवांश के पिछले दावे के बारे में सोचकर कि वह पीहू के कैंसर को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेगा, वह सोचती थी कि वह बस डींगे मार रहा है, लेकिन अब वह जानती है कि वह सच में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देवांश साफ तौर पर बेहतर हो रहा था, फिर भी वह उसे गलत समझती रही और उसने कभी उसके सामने अपनी सफाई नहीं दी, बस चुपचाप अपने कामों से खुद को साबित किया। जैसे ही उसने इन बातों के बारे में सोचा, सिया को ऐसा दिल का दर्द महसूस हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और बलवंत और बाकी लोग सिया की सफाई सुनने के बाद आखिरकार उनके माथे की लकीरें मिट गईं। उन्हें तभी एहसास हुआ कि उनका बेटा, उनका भाई उन जगहों पर चुपचाप बदल रहा था जहां वे देख नहीं सकते थे, और इन सब की वजह शायद उन सूदखोरों द्वारा पीहू की टांग तोड़ना थी। तो देवांश के प्रति उनका नजरिया धीरे धीरे नर्म हो गया। जहां तक देवांश की बात है, खुद वह इंसान, उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि सिया की कल्पना शक्ति इतनी जबरदस्त होगी। उसने जो कहा उसका पहला आधा हिस्सा ज्यादातर सही था, लेकिन बाद के हिस्से में कपूर परिवार के सदस्यों के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह से गलत था। तो उसने जल्दी से समझाया, असल में यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं है जितना तुम कह रही हो। न केवल मैंने कपूर परिवार के सदस्यों से कोई अपमान नहीं सहा, बल्कि असल में वे मुझसे हार गए। देवांश सच बोल रहा था, लेकिन सिया ने सिर हिलाया और रोई। वे इतना बड़ा परिवार हैं, पूरे मुंबई को कंट्रोल करते हैं। तुम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो? तुम्हें बस मुझे तसल्ली देने के लिए जानबूझकर खुद को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। देवांश, ठीक है, जो तुम कहो वही सही। मैं कितना भी बोलूं, तुम्हारी कल्पना से मुकाबला नहीं कर सकता। तो देवांश ने बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया, फिर धीरे से उसकी पीठ सहलाई, एक शब्द भी नहीं बोला। पीहू को नहीं पता था कि उसकी मम्मा इतना दुखी होकर क्यों रो रही है, नहीं वह जानती थी कि अपनी मम्मा को कैसे चुप कराए। उसने बस अपनी मम्मा को पीछे से गले लगाया, अपने नन्हे हाथ से मम्मा की बाह थपथपाई और अपने शरीर की गर्मी से मम्मा को गर्माहट दी। चलो चलो, अब और दुखी मत हो। यह अच्छी बात है कि देवांश, वो बदमाश, सुधर रहा है। तुम्हें खुश होना चाहिए, बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने उसे निराश नहीं किया, ये सब पहले उसकी अपनी करनी थी। वह तुम्हारे द्वारा गलत समझे जाने का हकदार था। बलवंत के इस सुर को पकड़ते हुए लक्ष्मी और दीपिका दोनों ने इसमें सुर मिलाया और जल्द ही सिया ने रोना बंद कर दिया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं, साफ तौर पर अभी उदासी से आज़ाद नहीं हुई थी। चलो चलो, बहुत रात हो गई है, तुम सब भूखे होगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे दादी के हाथ की नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। पीहू ने सहमति में सबसे पहले हाथ उठाया। ठीक है, दादी अभी पीहू के लिए नूडल्स बनाने जाती है। इतना कहकर लक्ष्मी किचन में चली गईं, बिना ये परवाह किए कि देवांश और बाकी लोग भूखे हैं या नहीं। ये देखकर दीपिका ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार पूछा, भाई, चूंकि तेरे पास ये जो गोली है वो इतनी जादुई है, क्या ये? दीपिका ने मुंह बनाया और पीहू की ओर इशारा किया। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, वह देवांश से पूछना चाहती थी कि क्या ये गोली पीहू का कैंसर ठीक कर सकती है। मैंने कोशिश की है, यह नहीं कर सकती, देवांश ने सीधे सिर हिलाया। लेकिन ये पीहू का दर्द कम कर सकती है और पीहू को एक सामान्य इंसान की तरह जीने दे सकती है। सिया ये सुनकर अचानक समझ गई। तभी तो सियांश हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर पीहू की मौजूदा हालत को बहुत अजीब मान रहे थे। माना जा रहा था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, फिर भी उसकी शारीरिक हालत इतनी अच्छी है। तो बात यह है, तो ये देवांश ही था जो चुपचाप सब कुछ कर रहा था। ये सोचकर सिया फिर से आत्मग्लानि और अपराध बोध से भर गई।
शुरू में उसने देवांश को मैसेज किया था, ये चाहते हुए कि वह अपनी बेटी को साथ में अस्पताल ले जाए, लेकिन देवांश ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा था कि देवांश अपनी बेटी को अस्पताल नहीं ले जाना चाहता। अब उसे पता चला कि देवांश को पहले से ही पता था कि पीहू को अस्पताल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह इसे ठीक नहीं कर सकती, लेकिन क्या इसका मतलब है कि अगर पीहू हर कुछ समय में इनमें से एक गोली लेती रहे तो वह इस तरह सामान्य जीवन जी सकती है? दीपिका ने फिर पूछा। ये सुनकर सिया ने भी उम्मीद भरी नज़रों से देवांश को देखा, लेकिन देवांश ने फिर भी सिर हिलाया। नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 और साल तक चल सकता है। तो चूंकि तुम कपूर परिवार और गुरु देवांश के साथ काम कर रहे हो, क्या तुम प्लीज़ गुरु देवांश से पीहू की जांच करने के लिए कह सकते हो? दीपिका ने उत्सुकता से पूछा। देवांश ने कहा, सिया ने भी मुझसे पहले यही सवाल पूछा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक गुरु देवांश से कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन चिंता मत करो, मैं पीहू को पक्का ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। देवांश ने कहा, मैं पीहू को पक्का ठीक कर दूंगा, न कि मैं गुरु देवांश से पीहू को ठीक करवाऊंगा। सिया और बाकी लोगों ने इस बारीक फर्क को नहीं पकड़ा, लेकिन कम से कम इसने उन्हें और उम्मीद दी। खासकर सिया, इस गोली के जादुई गुणों को देखने के बाद उसे और भी विश्वास हो गया कि गुरु देवांश में पीहू को ठीक करने की क्षमता है। जब तक वह काम करने को तैयार हैं, पीहू पक्का ठीक हो जाएगी। उम्मीद देखते ही सबको लगा कि भविष्य उज्जवल है और आगे का रास्ता साफ है। सबने खाने का इंतजार करते हुए बातें की। इंतजार करते हुए तीनों युवाओं ने अपने फ़ोन निकालकर कोई नया मैसेज चेक किया। सिया का फ़ोन मैसेजों से भरा पड़ा था, उनमें से ज़्यादातर ठीक आधी रात को भेजे गए थे। सिया ने चुनिंदा कुछ का जवाब दिया, केवल अपने बॉस और अन्य अधिकारियों, साथ ही अंजलि और वंदना सावंत के मैसेजों का जवाब दिया। वंदना सावंत और अंजलि के बारे में सोचते हुए वह ललित और स्नेहा के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाई और सोच रही थी कि वे जेल में कैसे होंगे। हालांकि ललित ने कंपनी की संपत्ति का गबन किया था, इसलिए उसे शायद लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, जबकि स्नेहा पर पिछली बार केवल हमले का संदेह था, लेकिन इसे हत्या की कोशिश माना जाना चाहिए, इसलिए उसे शायद ज्यादा समय तक बंद नहीं रखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक हिरासत। अपनी मौजूदा जिंदगी को देखते हुए और अपनी बेटी की लाइलाज बीमारी के लिए उम्मीद के साथ सिया को लगा कि वह बहुत बहुत खुश है। देवांश के फोन पर मैसेजों की संख्या सिया से भी ज्यादा थी। टेक्स्ट मैसेज के अलावा दर्जनों वीचैट मैसेज भी थे। देवांश ने सीधे टेक्स्ट मैसेजों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार बिना वीचैट के भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। वीचैट में लगभग सभी मैसेज आधी रात को भेजे गए थे और कंटेंट सब न्यू ईयर विशेष से जुड़ा था। तुषार यादव और अन्य जिन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला शुरू होने पर मैसेज नहीं भेजे थे, अब वे भी अनरीड लिस्ट में दिखाई दे रहे थे। इन पुराने दोस्तों के मैसेजों को देखते हुए देवांश ने मुस्कुराते हुए एक एक करके उनका जवाब दिया। बहुत खुश था। सबसे ज्यादा मैसेज रिया कपूर के थे। उसने शुरुआत में बहुत कुछ कहा, जिसे देवांश ने बस सरसरी तौर पर देखा। फिर उसने सीधे उसके आखिरी मैसेज को स्क्रॉल किया, जिसमें लिखा था, ओए मेरे बच्चे के बाप, 100 अरब रुपए पकड़कर कैसा लग रहा है। देवांश जानता था कि आधी रात को उसे पैसे ट्रांसफर करने का आइडिया पक्का रिया कपूर का ही था, तो उसने जवाब दिया, इससे मेरी पहचान लगभग खुल ही गई थी, लेकिन शुक्र है मैंने स्थिति को संभाल लिया और नतीजा बुरा नहीं है। उसने सोचा कि रिया कपूर अब तक सो गई होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला टाइप कर रहा है। तुरंत उसके नाम के आगे दिखाई देगा और फिर मैसेज जल्दी से आ गया। सब कहते हैं कि पैसे आने पर मर्द बिगड़ जाते हैं। अब जब तेरे पास इतना पैसा है, क्या तू मजे के लिए कोई मिस्ट्रेस रखना चाहेगा? मैं वॉलंटियर करती हूँ, चल निकल, इतना बेदर्द मत बन, मेरा फिगर मस्त है, मैं बिस्तर में भी अच्छी हूँ और मैं चिपकू नहीं हूँ। मैं स्वीट हो सकती हूँ, डोमिनेंट हो सकती हूँ, या बैकडोर भी चलेगा। तुझे जो चाहिए, मैं कोई भी पोजीशन कर सकती हूँ। ऐसी अच्छी मिस्ट्रेस, क्या तू सच में फिर से नहीं सोचेगा? देवांश ने सीधे चैट विंडो से बाहर निकला, फिर बाएं स्वाइप किया और उसे डिलीट कर दिया। बगल में बैठी दीपिका जानती थी कि अगर वह अपना फ़ोन खोलेगी भी तो कोई उसे मैसेज नहीं करेगा। वह शुरू में बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना चाहती थी, लेकिन तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया। जब उसने इसे खोला तो उसके गुलाबी और कोमल गाल तुरंत पीले पड़ गए और खौफनाक हो गए। अध्याय 435। दादी जी, पीहू आज आपके साथ सोएगी। दीपिका ने बस एक नज़र डाली और जल्दी से फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी, फिर फ़ोन को ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे वह उसका हाथ जला रहा हो। वह अभी भी सदमे में थी। क्या हुआ? देवांश ने तुरंत अपनी दीदी की घबराहट को भांप लिया और जल्दी से पूछा। दीपिका ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया, जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, एक दोस्त ने कोई डरावना वीडियो भेजा था, उसी से चौंक गई। देवांश को भी ऐसे वीडियो पहले मिल चुके थे। आमतौर पर शुरुआत एक सामान्य वीडियो से होती है, कभी कभी तो सुंदर लड़कियां भी दिखाई जाती हैं, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है और एक भयानक कटा हुआ सिर या चुड़ैल स्क्रीन पर झपट पड़ती है।
जो लोग तैयार नहीं होते वे आसानी से डर जाते हैं। इसलिए देवांश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी छोटी मुनीम के साथ खेलना जारी रखा। उसकी छोटी मुनीम बेहद होनहार थी। देवांश ने उसे केवल एक बार सिखाया और उसने सीख लिया कि पैसे कैसे पकड़ने हैं। हालांकि उसके हाथ अभी भी छोटे थे, लेकिन उसकी हरकतें एकदम सधी हुई थीं। जिस तरह से वह अपने दूसरे हाथ से नोट गिन रही थी, वह भी इतना पेशेवर और कुशल था कि देवांश को शक हुआ कि यह लड़की पिछले जन्म में किसी बैंक की कर्मचारी रही होगी। लेकिन जल्द ही देवांश ने एक और संभावना के बारे में सोचा। क्या ये लड़की अपने पिछले जन्म में इतनी बेवकूफ़ रही होगी कि उसे बेच दिया गया हो और वह अभी भी लोगों को पैसे गिनने में मदद कर रही हो? वरना उसके पास पैसे गिनने की इतनी सधी हुई हरकतें कैसे हो सकती थीं? दीपिका ये देखकर कि देवांश ने आगे पूछताछ नहीं की, चुपके से राहत की सांस ली, फिर अपना फ़ोन उठाया, उसे फिर से अनलॉक किया और अभी अभी आए उस अनजान नंबर के मैसेज को गौर से देखा। मैसेज बहुत साधारण था, केवल एक छोटा सा वाक्य, जानू, मैंने सोचा था कि तुम इस साल घर नहीं आ रही हो। तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि रात भर नींद नहीं आती और मैं अभी तुम्हारे घर आकर अंकल आंटी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये शब्द बहुत गलत नहीं लग रहे थे, लेकिन जब ये दीपिका की आंखों में चुभे तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ की सिल्ली पर गिर गई हो। भले ही फ़ोन नंबर अनजान था, लेकिन टेक्स्ट के मज़मून से उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि मैसेज किसने भेजा है। विक्की मल्होत्रा, यवतमाल का एक रईस से ज़्यादा, जिसका परिवार किसी संदिग्ध धंधे में शामिल था, लेकिन जिसके माता पिता बहुत अमीर थे। दीपिका की उससे मुलाकात तब हुई थी जब वह यवतमाल में ट्रेन पकड़ रही थी। दीपिका को अप्सरा जैसा सुंदर देखकर उसने उसे पटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चूंकि वह बातों का धनी और जानकार था, दीपिका, जो कभी प्यार में नहीं पड़ी थी, जल्दी ही उसके जाल में फंस गई। चूंकि दीपिका दूसरे शहर में काम कर रही थी, इसलिए दोनों का 1 साल से ज़्यादा समय तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला। जैसे जैसे उनकी भावनाएं गहरी होती गईं, स्वाभाविक रूप से बात शादी तक पहुंच गई। परसों दीपिका विक्की मल्होत्रा को अपने माता पिता से मिलाने घर लाई थी। बलवंत और लक्ष्मी भी विक्की से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन विक्की के जाने के बाद दीपिका ने कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। बुजुर्ग दंपत्ति ने आह भरी और कहा कि उनकी वजह से दीपिका का रिश्ता टूटा है और सामने वाले ने उनके परिवार को बहुत गरीब और एक नकारा भाई होने की वजह से नापसंद किया होगा, इसीलिए उसने दीपिका को पसंद नहीं किया। हालांकि दीपिका ने बार बार भरोसा दिलाया कि विक्की ने पहले धोखा दिया था, उसकी पीठ पीछे अनगिनत लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति ने उस पर विश्वास ही नहीं किया और यही रट लगाए रहे कि सामने वाले को उनकी पारिवारिक स्थिति पसंद नहीं आई। इसलिए जब बलवंत और लक्ष्मी देवांश का कर्ज चुकाने के लिए पैसे लेकर मुंबई गए तो ये बात देवांश के कानों तक भी पहुंची, जिससे देवांश को भी विश्वास हो गया कि उसने अपनी दीदी की जिंदगी भर की खुशियां बर्बाद कर दी हैं। चूंकि देवांश और दीदी संपर्क में नहीं थे, इसलिए ये गलतफहमी हमेशा बनी रही। बाद में दीपिका ने यवतमाल में एक दोस्त से गलती से सुना कि विक्की मल्होत्रा यवतमाल में पूरा गुंडा बना हुआ है, अपने परिवार के संपर्कों के दम पर आए दिन लोगों को धमकाता है। कहा जाता था कि उसने अकेले यवतमाल में कम से कम 80 नहीं तो 100 लड़कियों की इज्जत लूटी थी, लेकिन वो लड़कियां मुंह खोलने से डरती थीं और अंत में उन्हें केवल 10,000 रुपये मुंह बंद रखने के लिए मिलते थे और फिर कभी इसका जिक्र नहीं होता था। दीपिका को शुरू में इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार विक्की ने उस पर अच्छी छाप छोड़ी थी। अगर उसने उसे घर लाने के दौरान उसके फ़ोन में दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते और उनके बच्चे गिराने के लिए पैसे ट्रांसफ़र करते हुए न देखा होता तो उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि विक्की उसकी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्की ने उससे कई बार संपर्क किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे माफ़ कर देगी। ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद विक्की ने उसे मैसेज भेजने के लिए अपना फ़ोन नंबर बदल लिया, उसे धमकी दी कि भविष्य में यवतमाल से न गुजरे, वरना वह पक्का बीच सड़क पर उसकी इज्जत लूट लेगा। उस समय हालांकि उसे अपनी दोस्त की कही बातों पर थोड़ा विश्वास था, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी और उसे लगा कि विक्की उसे डराने के लिए बस हवाबाजी कर रहा है। नतीजतन विक्की ने खुद अपने परिवार की पृष्ठभूमि का खुलासा किया, ये कहते हुए कि उसके पिता जगन सेठ के भाई थे। दीपिका नहीं जानती थी कि जगन सेठ कौन था, लेकिन विक्की ने कहा कि उसका एक भतीजा था जिसका नाम जोरावर चड्ढा था। इस पल दीपिका अब शांत नहीं बैठ सकती थी। जोरावर चड्ढा कौन था? वह यवतमाल का अंडरवर्ल्ड बादशाह था। वह एक ऐसा वजूद था जो यवतमाल में जो चाहे कर सकता था। कहा जाता था कि करजत के बड़े बड़े रईसजादे भी यवतमाल में जोरावर चड्ढा से मिलने पर सिर झुकाकर सलाम करते थे, तो कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी ताकत कितनी थी। जब दीपिका ने टेक्स्ट मैसेज पर यह देखा तो वह थोड़ी डर गई, और जब उसने विक्की को ये कहते देखा कि वह और जोरावर चड्ढा भी अच्छे भाई हैं, तो वह अब शांत नहीं बैठ सकी। इसलिए उस अनजान नंबर को ब्लैकलिस्ट करने के बाद विक्की की पकड़ में आने से बचने के लिए उसने पहले नए साल के लिए वापस आने की योजना नहीं
बनाई थी। बाद में उसने अपने माता पिता से सुना कि देवांश घर वापस आ गया है, तो उसने हिम्मत करके यवतमाल से गुजरने का फैसला किया। पूरे समय टोपी पहनी और सिर झुकाए रखा, अपने चेहरे को जितना हो सके छिपाने की कोशिश की। लेकिन दीपिका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने खुद को छिपाने का इतना अच्छा काम किया है। फिर भी सामने वाले ने उसे ढूंढ लिया। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चेतावनी देती हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, हमारे गांव में फौज की छावनी है। दीपिका को चिंता थी कि विक्की जल्दबाजी में कोई हरकत करेगा और सच में गांव में आकर हंगामा खड़ा कर देगा। हालांकि वहां सेना तैनात थी, विक्की कोई बड़ी गड़बड़ नहीं कर सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से बुजुर्ग दंपत्ति को असहज कर देगा। इसलिए उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी ताकि विक्की के उसके घर आने का विचार दिमाग से निकल जाए। अरे वाह, तुमने इतने सालों से अपना फोन नंबर नहीं बदला, क्या मेरे मैसेज का इंतजार कर रही थी? फौज का डर दिखा रही हो? तुम्हें लगता है कि वे मुझे दबा सकते हैं? और मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ, जाहिर है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। पिछली बार मैं अकेला गया था, मैंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इस बार मैं और भाइयों को साथ लाऊंगा ताकि तुम्हारे पापा और मम्मी के सामने तुम्हारी अच्छे से सेवा कर सकूं। हालांकि दीपिका अपने गुस्से और डर को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये टेक्स्ट मैसेज देखने के बाद उसका शरीर अभी भी हल्का कांप रहा था। घमंडी, ये बहुत ज्यादा घमंडी था। क्या उसे ऐसा करके छावनी की सेना द्वारा कुचले जाने का डर नहीं था? या क्या उसके वहां भी कनेक्शन थे और वे फौजी इस मामले की परवाह ही नहीं करेंगे? अगर ऐसा था तो वे सच में बर्बाद हो जाएंगे। देवांश ने जल्दी ही दीपिका की घबराहट को नोटिस कर लिया, तो उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ऐसा कौन सा वीडियो है जो तुम्हें ऐसे डरा सकता है? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस अभी तक धड़कन संभली नहीं है। दीपिका ने सिर हिलाया और थोड़े घबराए हुए चेहरे के साथ कहा। वह जानती थी कि देवांश अब बहुत अमीर था, लेकिन इस स्थिति में ज्यादा पैसा होने से मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह सामने वाले के लालच को भड़काएगा और वे लगातार पैसों के लिए ब्लैकमेल करेंगे। जब तक उनके पास पर्याप्त आत्मरक्षा बल न हो, वे वास्तव में उन गुंडों के सामने तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं थे जो जरा सी बात पर लोगों के हाथ पैर तोड़ देते थे। हालांकि उसने अपने माता पिता से सुना था कि देवांश ने वापस आने पर दक्षिण महाराष्ट्र मिलिट्री रीजन के उच्च अधिकारियों को फोन किया था और मेजर कुलकर्णी नाम के एक रेजिमेंट कमांडर से निपटा था। लेकिन वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से वह एहसान था जो देवांश ने पहले गोलियां बेचकर कमाया था, और यह उस तरह का था जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर वह अब मदद के लिए फ़ोन करती है तो शायद सामने वाला जवाब भी न दे। इसलिए उसने देवांश को इस बारे में बताने की योजना नहीं बनाई ताकि उसे भी चिंता न हो। लेकिन देवांश ने इस समय उससे कहा, दीदी, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक तेरा भाई यहाँ है, भले ही वह चीज़ सच में आ जाए, मैं उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत कर। तुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तेरे पास कुछ सड़े हुए पैसे हैं, तू जो चाहे कर सकता है? दीपिका ने देवांश को घूरा, फिर रिलैक्स होने का नाटक किया और कहा, देवांश, मुझे लग रहा है कि तू थोड़ा ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। क्या तुझे लगता है कि तेरी दीदी अब चाकू नहीं उठा सकती? चाकू हो या न हो, इधर आओ और कुछ खा लो। लक्ष्मी की बातों ने तुरंत भाई बहन को सरेंडर करवा दिया और वे सिया के साथ डाइनिंग टेबल पर मिडनाइट स्नैक खाने चले गए। दूसरी ओर बलवंत बड़े धैर्य के साथ पीहू को नूडल्स खिला रहे थे। डाइनिंग टेबल पर हालांकि देवांश खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में कई बार दीपिका पर पड़ी। वह बता सकता था कि दीदी निश्चित रूप से उससे कुछ छिपा रही थी और यह बात उसे बहुत बेचैन कर रही थी। लेकिन उसे पूछने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार इस दुनिया में चाहे वे किसी भी तरह के राक्षस और भूत हों, जब तक वे उसके परिवार को परेशान करने की हिम्मत करेंगे, वह बस अपना हाथ घुमाएगा और उन्हें मिटा देगा। मिडनाइट स्नैक के बाद देवांश के लिए सोने का सबसे रोमांचक समय था। तो उसने पीहू को एक इशारा किया और पीहू तुरंत सोफे पर खड़ी हो गई और हाथ उठाकर बोली, दादी जी, पापा और मम्मा बिस्तर में बहुत शोर मचाते हैं, पीहू आज आपके साथ सोएगी। दीपिका ने आंखें फाड़कर देवांश और सिया को देखा। सिया, अध्याय 436। क्या पापा की जुबान पर सरस्वती विराजमान है? अच्छा, दादी के पास सो जाओ। लक्ष्मी ठाकुर इतना मुस्कुराई कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी, पीहू को गोद में उठाया और उसका मुंह हाथ धुलाने ले गईं। लक्ष्मी ठाकुर को पीहू को कमरे में ले जाते देख दीपिका ठाकुर को आखिरकार होश आया। वो हिचकिचाई, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन काफी देर तक रुकी रही। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने देवांश से पूछा, तुम्हारी ये बेटी कुछ भी कैसे बोल देती है? क्या तुम इसे डांटते नहीं हो? देवांश ने अपना सिर टेढ़ा किया, चेहरे पर गर्व का भाव लिए हुए कहा, डांटूं किस लिए? मैं तो उसकी बातों से खुश हूँ। ये सुनते ही सिया का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया, इतना रसीला और जीवंत मानो अभी खून टपक पड़ेगा। वो भी समझदार थी, भला वो देवांश की खुशी का मतलब कैसे नहीं समझती। इस पल उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था।
उनके बीच पीहू नाम की यह कुदरती दीवार अब नहीं थी। वो सोच रही थी कि कमरे में जाने और बिस्तर पर लेटने के बाद देवांश उसके साथ क्या करेगा। जैसे ही उसने ये सोचा, सिया का दिल और भी तेज धड़कने लगा। तुम कितने बेशर्म हो, सिर्फ सिया ही तुम्हें झेल सकती है। अगर कोई और औरत होती तो मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें बर्दाश्त कर पाता। दीपिका ने देवांश को घूरते हुए गुस्से में डांटा। देवांश शर्मिंदा होने के बजाय और भी गर्व से बोला, मेरे लिए सिया ही काफ़ी है। मेरी नज़रों में कोई और औरत जंचती ही नहीं। सिया ने इस घिसे पिटे मगर थोड़े रोमांटिक डायलॉग को सुना और सोचा, अगर वो आज रात उसके साथ कमरे में गई तो पक्का बच नहीं पाएगी। तभी उसे अचानक एक उपाय सूझा। दीपिका की ओर देखते हुए उसने पूछा, दीदी हम बहुत समय बाद मिले हैं। आज रात मैं आपके साथ सोऊंगी, हम ढेर सारी बातें करेंगे। देवांश ने घबराहट में दीपिका को आंख मारी और सिर हिलाया, होंठों से बुदबुदाते हुए कहा, हाँ मत बोलना, हाँ मत बोलना। लेकिन सामने वाले ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दीपिका पहले तो रुकी, फिर जल्दी से मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं वैसे भी उस डरावने वीडियो से डर गई थी और किसी का साथ ढूंढ रही थी। दीपिका, ये लड़की भी ना अपनी एक्टिंग में पूरी तरह घुस गई। यहाँ तक कि अभी बोले गए झूठ को सच साबित करना भी याद रखा। इस तरह हर कोई और भी ज्यादा यकीन करेगा कि दीपिका वाकई किसी हॉरर वीडियो से डर गई थी। दीपिका की बात सुनकर देवांश के मुंह से एक हताश चीख निकल गई। उसका धैर्य लगभग टूट गया। दीदी आप क्या कर रही हैं? क्या आपको दूसरा भतीजा या भतीजी नहीं चाहिए? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे उसने सुबह से बड़ी मेहनत से प्लान किया था। उसने सोचा था कि पीहू नाम की मुसीबत को दूर भेजते ही वो आज रात सिया की खामोशी तोड़ देगा। लेकिन उसने कितना भी हिसाब लगाया हो, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पीहू को भेजने के बाद उसकी दीदी बीच में आ टपकेगी। ये दोनों, एक बच्ची और एक बड़ी, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं तो वाकई चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी तो देखना होगा कि सिया तैयार है या नहीं। दीपिका ने ठंडी सांस ली, फिर आगे बढ़कर देवांश के कंधे को थपथपाया, उसे हौसला देते हुए बोली, साथी, क्रांति अभी सफल नहीं हुई है, तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। देवांश ने उसकी बातों पर फिर से गहरी आह भरी और बार बार खुद को तसल्ली दी, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कल भी तो दिन है, कल भी तो दिन है। देवांश का लटका हुआ चेहरा देख दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उनकी खिलखिलाती हंसी गूंज उठी, मानो उनकी साजिश कामयाब हो गई हो। देवांश, मैंने सोचा। बलवंत ठाकुर की आवाज़ अचानक आए, क्यों न हम कल सुबह जवानों को इनाम देने के लिए कुछ सिगरेट और शराब लेकर चलें। उन्होंने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें इनाम दूं। देवांश ने सीधे मना कर दिया। साफ था कि उस कैंप के प्रति उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। बलवंत ठाकुर ने समझाया, मेजर कुलकर्णी अलग हैं और बाकी जवान अलग हैं। क्या उन सबको एक साथ तोला जा सकता है? तुम सिर्फ एक की वजह से सबको दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना? और वैसे भी अगर कर्नल रोशनी पाटिल ने अंत में दखल न दिया होता तो क्या तुम और तुम्हारी माँ सुरक्षित बच पाते? ये सुनकर दीपिका की आंखें चमक उठीं और उसने भी समर्थन किया, मैं इस बात पर पापा के साथ हूँ। जवान देश की रक्षा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुम एक मछली की वजह से पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। ये चीजें जरूर भेजी जानी चाहिए। दीपिका का विचार सीधा था, ज्यादा तोहफे देना कभी गलत नहीं होता। चूंकि वो पहले ही तोहफे भेज रही है तो जब विक्की मल्होत्रा मुसीबत खड़ी करने आएगा तो वे लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे ना। इसी वजह से दीपिका ने इतनी मजबूती से अपने पिता का पक्ष लिया। जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, देवांश ने निश्चितता के साथ कहा। शायद वह एक सैनिक के पेशे का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह किसी भी तरह की खोट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह नफरत करता था कि कैंप में मेजर कुलकर्णी जैसा कोई व्यक्ति था और इसी नफरत को उसने पूरे कैंप तक बढ़ा दिया था और अब उसके मन में उनके लिए कोई अच्छी भावना नहीं बची थी। जाओ या मत जाओ पापा, हम दोनों कल जाएंगे, दीपिका ने नाक सिकुड़ी और बलवंत ठाकुर से गर्व से कहा। ठीक है, बलवंत ठाकुर ने जवाब दिया और अपने कमरे में चले गए। देवांश डाइनिंग टेबल पर दोनों महिलाओं के खत्म करने का इंतजार करता रहा, ये देखने के लिए कि क्या सिया आखिरी मौके पर अपना मन बदल लेगी, दीपिका को छोड़ देगी और उसके साथ उसके कमरे में वापस आ जाएगी। जब उसने देखा कि दोनों महिलाएं दीपिका के बेडरूम में गईं और दरवाजा बंद कर लिया, तब जाकर देवांश ने आह भरी और मेन हॉल के सामने वाले कमरे में लौट आया। लेकिन इस मोड़ पर भी देवांश ने हार नहीं मानी। वह अभी भी ख्याली पुलाव पका रहा था कि क्या होगा अगर आधी रात को सिया का मन बदल जाए, उसे लगे कि उसके साथ सोना बेहतर है और फिर चुपके से दीपिका के कमरे से निकलकर उसके कमरे में आ जाए। हालांकि यह बहुत दूर की कौड़ी थी, लेकिन सपने तो देखने चाहिए, क्या पता सच हो जाएं। इसलिए देवांश ने अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गया। सारी तैयारी कर ली ताकि बाद में कपड़े उतारने में समय बर्बाद न हो।
देवांश को सोने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बिस्तर पर लेटा रहा, अपने हाल ही में उन्नत हुए दक्ष स्तर के 9वें चरण को मजबूत करने लगा। इस वापसी ने उसे थोड़े ही समय में 2 स्तर पार करने का मौका दिया था और यहाँ तक कि चुनौतियों का सामना करने के आदि देवांश भी मन ही मन थोड़ा खुश और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसकी गुप्त खुशी और हैरानी का कारण ये था कि इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के हिसाब से उसके अनुमान के मुताबिक दक्ष स्तर के 9वें चरण की दहलीज देखने में ही कम से कम 1 महीना और लग जाता, और रही बात स्तर पार करने की, तो उसके लिए भी एक खास मौके की जरूरत होती। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बूढ़े पिता का एक वाक्य, ठाकुर खानदान में एक शेर पैदा हुआ है, उसे जबरदस्ती दक्ष स्तर के 9वें चरण में धकेल देगा। अगर मुझे पता होता कि पापा के शब्द इतने असरदार हैं, तो मुझे फॉर्मेशन बनाने के लिए ऊर्जा मणि ढूंढने की क्या जरूरत थी। मैं बस घर पर लेटा रहता, माँ बाप के टुकड़ों पर पलता, और जब भी कुछ करने को न होता तो पापा से चिल्लाने को कहता, ठाकुर खानदान में एक शेर है। क्या ये खुद साधना करने से तेज नहीं होता? बेशक यह विचार अच्छा था, लेकिन इसे लागू करना मूल रूप से असंभव था। आखिरकार ये सिया के घर पर नए साल की पूर्व संध्या पर हुए उसके स्तर परिवर्तन जैसा ही महसूस हुआ। दोनों ही बिना किसी चेतावनी के थे, अचानक बस हो गया, किसी को संभलने का समय नहीं दिया और न ही परवाह की कि वे तैयार थे या नहीं। और यही वो बात थी जिसने देवांश को उलझन में डाल दिया था। नए साल की पूर्व संध्या पर सिया के घर पर हुआ स्तर परिवर्तन वास्तव में काफी सामान्य था, क्योंकि तब तक उसने स्तर परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु तक ऊर्जा जमा कर ली थी। केवल सफलतापूर्वक पार करने के लिए एक मौके की कमी थी। इसलिए सिया के हाथ से छू जाने और फिर स्वाभाविक रूप से स्तर पार कर लेने में कोई चमत्कार नहीं था। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग था। वह अभी दक्ष स्तर के 8वें चरण में पहुंचा था और इस दौरान अपने स्तर को स्थिर कर रहा था। आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी उसके पिता के एक वाक्य ने उसे जबरदस्ती ऊपर धकेल दिया। वह हैरान क्यों न होता, उसे पहले समय नहीं मिला था, लेकिन अब उसने अपने शरीर के भीतर की स्थिति को ध्यान से महसूस किया और पाया कि उसकी नाभि चक्र में ऊर्जा का भंवर वास्तव में दक्ष स्तर के 8वें चरण की तुलना में बड़ा था। इसके अलावा उसके अनुभव से उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में दक्ष स्तर के 9वें चरण की साधना ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा की जुबान में कोई खास शक्ति है? कुछ समझ न पाने पर देवांश ने अपने दिमाग को भटकने दिया। साथ ही वे सफेद रोशनी क्या थी जो मंदिर से निकली और अंत में मेरे शरीर में समा गईं। मैं एक सम्मानित दक्ष स्तर का 9वें चरण का साधक उनके अस्तित्व को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? देवांश ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने इस पर विचार करना छोड़ दिया और बिस्तर पर लेटा रहा, साधना शुरू कर दी। बस इस बार उसकी साधना उतनी एकाग्र नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि वह हर घंटे जाग जाता, फिर चेक करता कि क्या सिया दबे पांव उसके बिस्तर पर आ गई है। साफ था कि उसने अपने आकर्षण को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। उसका बिस्तर खाली था, सिया का नामो निशान तक नहीं था। इसके बजाय उसे कभी कभी मेन हॉल के सामने वाले कमरे से 2 फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई देती। इतनी रात गए सो नहीं रहे, इतनी क्या बातें हो रही हैं? देवांश चिड़चिड़ाकर बड़बड़ाया, फिर करवट ली और साधना करने के लिए आंखें बंद कर लीं। उसी समय नागपुर गांव पूरी तरह शांत था। अब कोई पटाखे या आतिशबाजी नहीं हो रही थी। लेकिन तभी नागपुर गांव के पीछे पहाड़ों की गहराई में एक काली आकृति अचानक किसी गुफा से बाहर निकली और फिर बेहद तेज गति से नागपुर गांव के छोर की दिशा में भागी। अध्याय 437। मैं तो एक अबला नारी हूँ, तुम मुझसे काम कैसे करवा सकते हो? नए साल का पहला दिन एक नई शुरुआत लेकर आया, जिसमें हर चीज नया रूप ले रही थी। कुदरत भी पूरा साथ दे रही थी। एक साफ धूप वाला दिन खिला था, जिससे जमीन पर पड़ी बर्फ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने मौसम का एक खूबसूरत नजारा देखा। पुरानी पीढ़ी के चेहरे मुस्कुराहट से खिले थे, जबकि नौजवानों के चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। हालांकि वे देर तक सोना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी, क्योंकि जब उनके माता पिता जल्दी जागे तो उन्होंने देखा कि देवांश तो पहले ही जॉगिंग और कसरत के लिए बाहर निकल चुका है। देवांश को देखो, वो पहले से ही इतना कामयाब है, फिर भी सुबह जल्दी उठकर दौड़ता है और कसरत करता है। और तुम, 1 नंबर के नालायक, अभी भी देर तक सोने की बेशर्मी दिखा रहे हो। अभी उठो। लगभग हर घर में इसी तरह की बातें हो रही थीं। नतीजतन देवांश को गांव में उसके साथियों द्वारा नागपुर गांव का सबसे होनहार लड़का घोषित कर दिया गया। कुछ नौजवान तो अब देवांश का नाम सुनने से भी डरते थे। आखिरकार कल रात नए साल के जश्न के दौरान उनके माता पिता ने उनकी तुलना देवांश से की थी, और नतीजा यह निकला कि उन्हें पता चला कि वे पूरी तरह बेकार हैं। आज सुबह वो मुसीबत। देवांश फिर जल्दी उठकर दौड़ने लगा। तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या तुम बस तो नहीं सकते? तुम आखिर किसको हराकर दम लोगे? पुराने जमाने में शेर का नाम सुनकर लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। अब ठाकुर का नाम सुनकर रंग उड़ता है, और यह शेर से भी ज्यादा भयानक है।
तो इन नौजवानों ने चर्चा की कि क्या उन्हें ठाकुर परिवार के घर जाकर नए साल की बधाई देनी चाहिए। उन्होंने देवांश से अच्छी नौकरी नहीं मांगी, लेकिन कम से कम जितने दिन वे घर पर हैं, उन्होंने बस यही मांग की कि देवांश सुबह दौड़ने न जाए। ये बहुत डरावना था यार। काफ़ी चर्चा के बाद आखिरकार 8 लोगों को चुना गया। उनमें से हर एक के हाथ में सामान से भरा थैला था, जो पूरे गांव के अपने साथियों का प्रतिनिधित्व करते हुए देवांश से समझौता करने आए थे। इसे समझौता कहना तो बस एक तरफा विनती थी। आखिरकार सुबह दौड़ना देवांश की आज़ादी थी, और वो कोई शोर तो मचा नहीं रहा था, तो किसी को परेशान नहीं कर रहा था। किस अधिकार से वे उसे दौड़ने से मना कर सकते थे। देवांश के घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि देवांश अपनी बेटी के साथ फुलझड़ी चला रहा है। बाप बेटी खुशी से हंस रहे थे, और वो शख्सियत जिसे वे एकमत से किसी भी हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत मानते थे, छज्जे के नीचे खड़ी थी, हाथ बांधे हुए आंगन में बाप बेटी को चेहरे पर मुस्कान लिए देख रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। यह नज़ारा देखकर 8 में से किसी एक ने, पता नहीं किसने, धीरे से कहा, इसे कहते हैं असली सिकंदर, है ना। जैसे ही यह कहा गया 8 रुके, फिर तुरंत महसूस किया कि यह बात बिल्कुल सही थी। उसके पास पैसा था, एक खूबसूरत पत्नी, बच्ची, उसके माता पिता जीवित और स्वस्थ थे, बीमारी और आपदा से मुक्त, और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे अपनी संपत्ति पर नजर गड़ाने वाले जीजा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये तो व्यवहारिक रूप से किस्मत के धनी का किताबी उदाहरण था। आंगन का गेट धकेलकर अंदर जाने के बाद उन्होंने शुरू में सोचा था कि ऐसे देवांश से निपटना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए उस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। मतलब वह सच में अपनी मर्जी का मालिक था। तो अब अगर वे उससे कोई ऐसा काम न करने को कहें जो उसे पसंद है, तो क्या वह मानेगा। लेकिन जैसे ही दोनों पक्षों में बातचीत हुई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवांश के साथ घुलना मिलना इतना आसान होगा। उसने न केवल उनकी शर्तें मान ली, बल्कि उनसे सारा सामान वापस ले जाने को भी कहा। हम सब गांव वाले हैं, बस अपने मन की बात कहो, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। देवांश ने मुस्कुराते हुए तोहफे लेने से मना कर दिया। ये देखकर कि देवांश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, अनिल पाटिल, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, बोला, देवांश भाई, असल में आज आपको ढूंढने और सुबह न दौड़ने के लिए कहने आना तो बस एक बहाना था। मुख्य कारण यह है कि हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि क्या हम सबके लिए कोई उपयुक्त अवसर हैं। लेकिन आप ये तोहफे भी स्वीकार नहीं कर रहे, जिससे हमारे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे ही अनिल पाटिल ने बोला, बाकी 7 ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, देवांश से तोहफे स्वीकार करने का आग्रह किया। देवांश भी उनके मन की बात समझ गया। अगर उसने फिर से मना किया तो साफ तौर पर उनका उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। भले ही वह उन पर नजर रखने का वादा करे, वे यही सोचेंगे कि वह बस टाल रहा है और वास्तव में मदद नहीं करेगा। जैसा कि कहावत है, जिसका नमक खाया है उसकी बात माननी पड़ती है। तोहफे स्वीकार करने पर ही उन्हें विश्वास होगा कि देवांश वास्तव में मदद करने को तैयार है। इसलिए देवांश ने अब और मना नहीं किया, बल्कि उनसे बस सामान घर में रखने को कहा। देवांश की बातों से 8 लोगों के चेहरे तुरंत असीम खुशी से चमक उठे। उनके बाहर आने के बाद देवांश ने तुरंत कहा, अनिल, सबके जॉब एप्लीकेशन की जानकारी जमा करो, फिर उसे व्यवस्थित करके मुझे भेज दो। अगर मुझे कुछ उपयुक्त लगा तो मैं तुमसे फिर संपर्क करूंगा। ये देखकर कि देवांश सीधा साधा है, अनिल पाटिल और अन्य सभी खुशी से झूम उठे। देवांश का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो, मैं केवल एक बिचौलिए का काम कर रहा हूँ। अंत में तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। आखिरकार साफ कहूँ तो कोई भी कंपनी मुफ्तखोरों को रखने को तैयार नहीं है। देवांश की बातें बहुत सीधी थीं, लेकिन बहुत यथार्थवादी भी। उसका मानना था कि इस उम्र में हर किसी को ये बात समझनी चाहिए। बात घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी, न ही बड़ी बड़ी बातें करने की। व्यवहारिक होना इस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। देवांश भाई, चिंता मत करो, हर कोई महत्वाकांक्षी है और ऐसा नहीं है जो बस समय काटे। जब हम वास्तव में किसी नई कंपनी में जाएंगे तो हम निश्चित रूप से देवांश भाई की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, अनिल पाटिल ने वादा किया। यह अच्छी बात है। एक बार जब तुम सारी जानकारी जमा कर लो तो मुझे भेज देना। अभी बाकी चीजों की चिंता मत करो, बस नए साल का आनंद लो, देवांश ने निर्देश दिया। ठीक है देवांश भाई, मैं वापस जाते ही इस काम में लग जाऊंगा, अनिल पाटिल ने कहा, प्रेरणा से भरा हुआ, मानो एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा हो। अरे अनिल, तुम इतनी जल्दी उठ गए, नाश्ता किया? लक्ष्मी चाची को तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने दो। बलवंत ठाकुर हाथगाड़ी धकेलते हुए आंगन के बाहर से अंदर आए, जो उन्होंने शायद गांव वालों से उधार ली थी। उन्होंने अनिल पाटिल और अन्य लोगों को आंगन में देखा और तुरंत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बलवंत काका, जरूरत नहीं है, हम देवांश भाई से नौकरी खोजने में मदद मांगने आए थे। हमने पहले ही चर्चा कर ली है और हमें जल्दी वापस जाकर जानकारी जमा करनी है।
अनिल पाटिल और अन्य लोग कहते हुए बलवंत ठाकुर के पास से गुजरे, जल्दी से आंगन के बाहर पहुंचे और फिर तितर बितर हो गए। ये देखकर बलवंत ठाकुर ने उन्हें रोका नहीं। इसके बजाय वे आंगन में चले गए, देवांश के कंधे को थपथपाया और सिर हिलाते हुए बोले, गरीबी में खुद को सुधारो और जब संपन्न हो जाओ तो दुनिया का भला करो। बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें बेकार में नहीं पाला। नागपुर गांव के लोग अन्य गांवों के लोगों की तरह चालबाज नहीं थे, वे अपेक्षाकृत सीधे और ईमानदार थे। इसके अलावा ये कुछ लोग उन परिवारों के वंशज थे जिन्होंने अतीत में उनके माता पिता की कमोबेश मदद की थी। यही कारण था कि देवांश उन्हें सहारा देने को तैयार था, वरना देवांश उनकी भलाई की परवाह नहीं करता। बूढ़े पिता की तारीफ सुनकर देवांश खिलखिलाया, बहुत खुश हुआ। चेहरे से वो हंसी हटाओ, तुम बेवकूफ की तरह हंस रहे हो। दीपिका की आवाज घर से आई। वह भी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी और ये दृश्य देखा तो वह उसे डांटे बिना नहीं रह सकी। बोलने के बाद उसने हाथ गाड़ी पर नजर डाली, फिर दूर से बलवंत ठाकुर की नजरों से मिली। इससे पहले कि दीपिका कुछ बोल पाती, बलवंत ठाकुर ने तुरंत चिढ़कर कहा, तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं सामान उठाऊंगा? मेरे बूढ़े हाथ पैर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उन्हें तोड़ लूंगा? दीपिका भी पीछे हटने वाली नहीं थी। तो फिर आपको निश्चित रूप से मुझसे सामान उठाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना? आप ही हैं जो जवानों को इनाम देना चाहते हैं, लेकिन काम मैं करूं? मैं तो बस एक अबला नारी हूं, आप मुझसे काम करवाने की कैसे सोच सकते हैं? दोनों ने एक दूसरे को घूरा, फिर एक साथ अपनी नजरें देवांश की ओर घुमाईं। तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? मैं इनाम देने नहीं जा रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं उठा रहा। मार भी डालोगे तो भी नहीं उठाऊंगा, देवांश ने बहुत जिद्दी होकर कहा। फिर बलवंत ठाकुर और दीपिका के संयुक्त हमले के तहत उसने जल्दी से अपना सुर बदल लिया। पहले मुझे साफ करने दो, मैं कैंप में इनाम देने नहीं जा रहा, मैं मुख्य रूप से इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं कसरत करना चाहता हूं। बकवास बंद करो, जल्दी करो और इसे ले चलो। दीपिका आंगन में पड़ी एक बांस की छड़ी हाथ में लिए देवांश को किसी गधा प्रशिक्षक की तरह निर्देश दे रही थी। जल्द ही देवांश ने सिगरेट और शराब से भरी एक गाड़ी लाद दी, फिर धम्म से जमीन पर बैठ गया, उठने से मना कर दिया। ये देखकर बलवंत ठाकुर और उनकी बेटी ने उसे और परेशान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बारी बारी से हाथ गाड़ी को खींचा और धक्का दिया, गांव के छोर पर स्थित कैंप की ओर बढ़ते हुए। दोनों के आंगन से निकलने के बाद देवांश तुरंत जमीन से उछला, आंगन में दौड़ा और अपनी बेटी के साथ पटाखे फोड़ना जारी रखा। थकान का नामो निशान कहाँ था? थकान की तो बात ही छोड़िए, उसने इतना सामान उठाया था और पसीने की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। गांव का छोर, गांव का कैंप। कल रात जवानों ने पहली बार इतना जीवंत नया साल अनुभव किया था। हालांकि उन्होंने केवल कुछ ही पटाखे फोड़े, लेकिन उन्होंने गांव और पहाड़ी शहर से लगभग पर्याप्त आतिशबाजी देखी। इसके अलावा कल रात का खाना बहुत शानदार था और हर जवान का चेहरा मुस्कान से भरा था। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देखते हुए कर्नल रोशनी पाटिल ने अपनी जेब से हर जवान को एक लाल लिफाफा भी दिया, जिससे उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उन्हें घर की याद कम सताने लगी। इस समय कर्नल रोशनी पाटिल के ऑफिस में कैंप के अन्य अधिकारियों और जवानों के तनाव मुक्त माहौल की तुलना में ऑफिस का माहौल साफ तौर पर बहुत ज्यादा गंभीर था। क्या तुम्हें उस भूतिया चीज का कोई पता चला जो कल रात कैंप के बाहर मंडरा रही थी? कर्नल रोशनी ने कैप्टन करण शेरगिल से पूछा, जो उनके सामने अकड़कर खड़े थे। उन्होंने उस दस्तावेज से सिर उठाए बिना पूछा जिस पर वे भौहें सिकुड़े हुए थीं। अध्याय 438 शराबबंदी का आदेश। रिपोर्ट कर्नल, अभी तक नहीं। हमारे स्काउट्स ने पीछे के पहाड़ की गहराई में कई निशानों का पीछा किया और फिर निशान खो गए। करण शेरगिल ने माथा सिकोड़ा, उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। निशान खो गए? कर्नल रोशनी ने पूछा, उनकी पहले से ही तनी हुई भौहें और भी सिकुड़ गईं। जी, निशान अचानक रुक गए और फिर हमने कई बार आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई नया निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो चीज हवा में गायब हो गई, करण शेरगिल ने विस्तार से समझाया। कर्नल रोशनी ने यह सुनकर सिर हिलाया। दोष देने का इरादा नहीं था, बल्कि उन्हें तसल्ली दी, कोई बात नहीं। उस चीज की रफ्तार ऐसी है कि मैं भी उसका साथ नहीं दे सकती, तो उसके छोड़े निशान बहुत साफ नहीं होंगे। ये सामान्य है कि निशान खो गए। कल रात के रोमांचक दृश्य को याद करते हुए कर्नल रोशनी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। करण शेरगिल की भौहें ये सुनकर और तन गईं। कर्नल, आप गरुड़ कमांडो फोर्स की कैप्टन हैं। अगर आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो क्या वो चीज? कर्नल रोशनी ने करण की चिंता देखी तो उन्होंने सिर हिलाया और समझाया, चिंता मत करो। अगर उसके पास ऐसी रफ्तार है तो इसका मतलब है कि उसकी हमले की ताकत ज्यादा नहीं है। गति और ताकत दोनों एक साथ मिलना मुश्किल है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। कर्नल रोशनी की यह बात सुनकर करण शेरगिल ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है, वरना क्या वो चीज अजय नहीं होती?
बात करते करते करण उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, कर्नल, क्या आपने साफ साफ देखा कि वो चीज़ आखिर थी क्या? कर्नल रोशनी ने सिर हिलाया। कल रात चांद नहीं था और पहाड़ में घुसने के बाद घने जंगल ने नज़ारा रोक दिया। मैंने बस साफ देखा कि वो चीज़ हमला करते समय ऊपर नीचे हो रही थी और अविश्वसनीय रूप से तेज चल रही थी। इसके अलावा इस बिंदु पर कर्नल रोशनी खुद का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकी। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं उसके कपड़ों का एक कोना भी नहीं छू सकी। हिस। करण शेरगिल ने जोर से सांस खींची, सदमे में। उसने व्यक्तिगत रूप से कर्नल रोशनी की ताकत देखी थी। उनकी ग्रेसफुल चाल और भयानक ताकत को दुनिया में बेमिसाल कहा जा सकता था। ऐसा इंसान फिर भी प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों का एक कोना भी नहीं छू सका। क्या आप मजाक कर रही हैं? ये सोचते हुए करण को फिर से पूछना पड़ा, अगर वाकई ऐसा है तो क्या हम उस भूत जैसी चीज के सामने लाचार हैं? कर्नल रोशनी ने अपनी बाहें रगड़ने के लिए हाथ उठाया, फिर धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। चाहे वो कितनी भी तेज हो, कमजोरियां हमेशा होती हैं। उसने मेरे जवानों को घायल करने की हिम्मत की, रोशनी पाटिल के जवानों को। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जान ले लूंगी। ये सुनकर करण शेरगिल का खून अचानक खौल उठा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो कर्नल रोशनी को फिर से युद्ध के मैदान में लड़ते हुए देख रहा हो। इस समय वह चाहता था कि वह तुरंत उस भूत जैसी चीज का पता लगा सके और फिर कर्नल रोशनी का उसके साथ द्वंद्व अपनी आंखों से देख सके। लांस नायक संजू और बाकी लोग कैसे हैं? कर्नल रोशनी ने बाहें रगड़ना बंद किया, ऊपर देखा और करण से पूछा। कर्नल रोशनी का बेपनाह खूबसूरत चेहरा देखकर करण शेरगिल बस हल्का सा सिर हिला पाया। अपनी नजरें कर्नल रोशनी के सामने मेज पर टिका दी, इस तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस मेज पर एक मोटा कांच था। हालांकि ये दर्पण नहीं था, फिर भी यह कर्नल रोशनी की आकृति और रूप को प्रतिबिंबित कर सकता था। हालांकि उनका रूप बहुत साफ नहीं था, लेकिन उनकी छाती का उभार साफ झलक रहा था। आखिरकार केवल रूपरेखा की जरूरत थी, चेहरे की बारीक जानकारी की नहीं। लेकिन इस साधारण सी रूपरेखा ने भी करण को थोड़ा बेचैन कर दिया, जिससे उसे अपनी नजरें फिर से नीचे करनी पड़ी और मेज के पाई को देखना पड़ा, जिससे आखिरकार वह कुछ शांत हुआ। सिपाही चंदू ठीक हो गया है, केवल संजू अभी भी बेहोश है। मिलिट्री डॉक्टर का कहना है कि उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना सबसे अच्छा है, वरना शायद वो आज की रात न निकाल पाए। करण शेरगिल ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, और यह जवाब कर्नल रोशनी के सवाल के पूरे 2 सेकंड बाद आया था। कर्नल रोशनी साफ तौर पर इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर पूछा, क्या पता चला कि कोमा किस वजह से है? इन्फेक्शन, खून की कमी, अंदरूनी चोटें, सब संभव हैं। करण ने इस बार तुरंत जवाब दिया, हालांकि हमारे कैंप में जांच के उपकरण हैं, हमें शरीर के थोड़े कम तापमान के अलावा कोई असामान्यता नहीं मिली है। उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करो, हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अभी वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने उस चीज को अपनी आंखों से देखा है। मुझे उसका विस्तृत विवरण चाहिए, कर्नल रोशनी ने कहा, फिर जोड़ा, इसके अलावा घबराहट से बचने के लिए खबर को दबा दो और नागपुर ग्राम पंचायत को सूचित करो कि ग्रामीणों को पीछे के पहाड़ पर जाने से मना करें। कर्नल, जहां तक मुझे पता है, गांव वाले हमें परेशान करने को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए कई बार जब पानी के पाइप फट जाते हैं तो वे हमें सूचित नहीं करते बल्कि खुद मरम्मत करने पहाड़ पर चले जाते हैं। करण ने रिपोर्ट दी। ये बात भी जोड़ दो, अब से पानी के पाइप की मरम्मत के लिए उनसे कहो कि सीधे कैंप को कॉल करें और हम मरम्मत के लिए लोग भेजेंगे। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि वो चीज़ क्या है, सभी ग्रामीणों का पहाड़ में जाना सख्त मना है। जी। करण शेरगिल ने सैल्यूट किया और इस मामले को लागू करने ही वाला था, और तभी दरवाजे के बाहर से अचानक रिपोर्ट की आवाज आई, अंदर आओ। कर्नल रोशनी ने हल्के से जवाब दिया। ऑफिस का दरवाजा तुरंत खुला और एक अर्दली अंदर आया, रिपोर्ट करते हुए, रिपोर्ट कर्नल, कैंप के गेट पर एक ग्रामीण शराब और सिगरेट की गाड़ी धकेल कर लाया है, कह रहा है कि वे सबको इनाम देना चाहते हैं। शराब और सिगरेट की बात सुनकर कर्नल रोशनी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। सिगरेट और शराब भेज रहे हैं? क्या इस ग्रामीण को पता नहीं है कि हमारी यूनिट में शराबबंदी है? ये सुनकर करण शेरगिल अपनी हंसी लगभग रोक नहीं पाया। ये ग्रामीण वाकई में सीधा भी है और प्यारा भी। कर्नल रोशनी ने करण को घूरा, फिर अर्दली से पूछा, क्या तुम जानते हो किसने भेजा है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि एक अंकल और एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी, अर्दली ने सच्चाई से रिपोर्ट दी। करण शेरगिल बीच में बोल पड़ा, जवानों को शराब का इनाम देने के लिए इतना बड़ा दिल उस परिवार के अलावा और किसका हो सकता है? कर्नल रोशनी को अचानक एहसास हुआ, वाकई मैं इतनी व्यस्त थी कि उनके परिवार के बारे में भूल ही गई। चलो उस ग्रामीण से मिलते हैं और उसे चीजें वापस ले जाने को कहते हैं। रास्ते में करण ने फिर पूछा, कर्नल आपको क्या लगता है वो देवांश क्या करता है? वह सिर्फ 1 साल में इतना पैसा कैसे कमा सकता है? आपको नहीं पता, कल ठाकुर परिवार का आंगन लोगों से खचाखच भरा था।
मुझे लगा कि कोई और झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं एक कंपनी लेकर वहां गया, लेकिन मैंने पाया कि कोई झगड़ा नहीं था, सब बहुत सौहार्दपूर्ण थे। कर्नल रोशनी ने लगभग बिना सोचे जवाब दिया, कपूर परिवार की ऊंची शाख पर चढ़ने के अलावा मैं अभी कोई और कारण नहीं सोच सकती। कपूर परिवार, लेकिन मुझे उसमें कोई मार्शल आर्टिस्ट वाली ऊर्जा नहीं दिखती। कपूर परिवार ने अपनी नींव मार्शल आर्ट्स पर रखी है, वे ऐसे पूर्व जुआरी पर मेहरबान क्यों होंगे? करण ने माथा सिकोड़ा, मुख्य बात समझने में असमर्थ। मुझे पक्का नहीं पता, इन रईस खानदानों के विचार हमेशा जंगली और काल्पनिक होते हैं, उन्हें कौन समझ सकता है? बात करते करते तीनों कैंप के गेट पर पहुंचे और कर्नल रोशनी और करण शेरगिल अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि एक गाड़ी भर का मतलब बस गाड़ी को ढकना है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी को ढकने के बाद शराब की 4 परतें ऊपर तक लगी होंगी। निचली परत को मिलाकर कुल 5 परतें थीं। हर बॉक्स में 12 बोतलें थीं। अगर एक बोतल की कीमत 1500 भी मान लें तो एक बॉक्स 18,000 का था। यहाँ शायद 100 बॉक्स थे, जिसका मतलब था 18 लाख की शराब। बस ऐसे ही इनाम दे दिया। क्या यह अंकल इतने दरिया दिल थे? कर्नल रोशनी की भौहें और भी तंग गईं। इसके अलावा शराब के हर 2 बॉक्स के बीच महंगी सिगरेट के ब्रांड भरे हुए थे, जैसे खाली जगहों को भर रहे हों, कोई जगह नहीं छोड़ी और ढांचे को काफी मजबूत बना दिया। कर्नल रोशनी अब पैसे का हिसाब लगाने में आलस कर रही थीं, लेकिन इसके बजाय बलवंत ठाकुर के पास गईं और कहा, काका, हमारी यूनिट में शराबबंदी है, इसलिए हम आपसे इनमें से कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर सकते। क्या शराबबंदी? मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में क्यों नहीं सुना? बलवंत ठाकुर हैरान दिखे, फिर दीपिका की ओर मुड़े। ये सुनते ही दीपिका की भौहें तुरंत तन गईं, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। अब याद आया, मुझे लगता है मैंने देखा है, ऐसा लगता है वाकई ऐसा कोई नियम है। कर्नल रोशनी ने कहा, आजकल प्रचार बहुत होता है, नौजवानों को पता होना चाहिए। आप वापस जाकर अपने बेटे से पूछ सकते हैं। चूंकि वह नहीं आया, इसका मतलब है कि उसे पता होगा। ये सुनते ही बलवंत ठाकुर की अंदरूनी शक्ति बेकाबू हो गई। बदमाश, कोई हैरानी नहीं कि वह नहीं आया। उसे सब पता था, घर पहुंचकर मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये देखकर दीपिका ने कर्नल रोशनी को एक अजीब सी मुस्कान दी और अपने पिता के साथ चीजें वापस धकेलने वाली थी। ये देखकर कर्नल रोशनी ने हाथ हिलाया और जवान तुरंत दौड़कर आए, काका की मदद करो चीजें वापस ले जाने में। और ठीक तभी सिपाही संजू को कैंप से बाहर ले जाया जा रहा था, जो गेट पर खड़ी एम्बुलेंस में चढ़ने वाला था। बलवंत ठाकुर ने केवल एक नज़र उस पर डाली और तुरंत आश्चर्य से चिल्लाए, अरे! अध्याय 439, हमने नए साल पर बकरा नहीं काटा तो ये रहा। एक हैरान करने वाले अरे के बाद बलवंत ठाकुर ने सैनिकों की रुकावट को नजरअंदाज किया और करीब जाकर देखा। फिर कर्नल रोशनी से पूछा, क्या इसे भी किसी जंगली सुअर ने मारा है? कर्नल रोशनी, करण शेरगिल। ये देखकर कि किसी ने जवाब नहीं दिया, बलवंत ठाकुर समझ गए कि उनके सवाल में कोई गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने बात बदली। क्या ऐसा है कि कोई असामान्यता नहीं मिल रही, लेकिन उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा है और वो बेहोश है? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कर्नल रोशनी और करण शेरगिल ने एक साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं, सोचते हुए, इन्हें कैसे पता? ये ज्ञात होना चाहिए कि संजू की स्थिति कैंप के भीतर सख्त गोपनीय थी, यहाँ तक कि कैंप में उसके साथियों को भी नहीं पता था, तो कैंप के बाहर के एक ग्रामीण को कैसे पता चलेगा? कर्नल रोशनी ने करण की ओर देखा, जो तुरंत समझ गया और बलवंत ठाकुर से पूछा, ठाकुर काका, आपको कैसे पता चला? बलवंत ठाकुर ने कुछ 100 मीटर दूर महेश पाटिल के घर की ओर इशारा किया, वो घर देख रहे हो? वहां कोई पहले उसकी तरह ही था और अभी कल ही मेरे बेटे ने। बलवंत ठाकुर मूल रूप से अपने बेटे की शेखी बघारना चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इस तथ्य का खुलासा कर दिया कि उनके बेटे ने किसी को बचाने के लिए एक औषधीय गोली का इस्तेमाल किया, तो उन्हें और 30 लाख का नुकसान हो सकता है। उन्हें नहीं लगा कि कर्नल रोशनी पाटिल एक औषधीय गोली पर 1 करोड़ 30 लाख खर्च करने को तैयार होंगी। वे शायद 30 लाख की लागत कीमत भी नहीं देंगी। उस स्थिति में क्या उनके लाडले बेटे को इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा? इसलिए अपनी बात के बीच में ही उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, उस मामले का दोबारा जिक्र नहीं किया। करण शेरगिल और कर्नल रोशनी उनकी बातें सुनकर दोनों अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गांव में किसी ने ऐसी ही स्थिति का अनुभव किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ठाकुर काका के लहजे से ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे के पास इस स्थिति को हल करने का कोई तरीका है। ठाकुर काका, आपके बेटे ने क्या किया? करण शेरगिल ने जल्दी से पूछा, उसने उसे मार तो नहीं डाला है ना? मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर वह मर गया है या नहीं तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? बलवंत ठाकुर आसानी से डरने वाले नहीं थे। 30 लाख बचाने के लिए अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने दोनों अधिकारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चल दिए।
ऐसा नहीं था कि वे निर्दयी थे, लेकिन उनका मानना था कि मौजूदा चिकित्सा मानकों के साथ, विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा मानकों के साथ, उस व्यक्ति का इलाज निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी और हर मोड़ पर अपने बेटे की औषधीय गोली का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार पुराने ठाकुर परिवार के भंडार में कोई खजाना नहीं भरा था। अगर हर कोई जो बीमार पड़ता है देवांश से एक औषधीय गोली की उम्मीद करता, तो भले ही उसके खाते में अब अरबों रुपए हों, वह शायद कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाएगा। हमारा ठाकुर परिवार कोई धर्मशाला नहीं है। हर बार किसी को बीमार देखकर उसे बचाने के लिए औषधीय गोली निकालना संभव नहीं है। अपने पिता को जाते देख दीपिका 2 अधिकारियों की ओर मुस्कुराई, फिर जल्दी से उनके पीछे हो ली। जहां तक गाड़ी पर रखे सामान की बात है, चूंकि वे इसे बाहर भेज सकते थे, तो वे स्वाभाविक रूप से इसका निपटान करने के लिए स्वतंत्र थे। सड़क पर चलते हुए दीपिका ने बलवंत ठाकुर से कहा, जब मैंने आपको देवांश का जिक्र करते सुना तो मुझे उसकी चिंता हुई। मुझे लगा कि आप उसके लिए फैसला ले लेंगे और उन्हें एक औषधीय गोली देने का वादा कर देंगे। क्या मैं तुम्हारी नज़र में सिर्फ ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल दिखावा करता है? बलवंत ठाकुर ने गुस्से में कहा। इसके अलावा वे सब चीज़ें देवांश की हैं। मैं उसके लिए फैसले कैसे ले सकता हूँ? भले ही यह एहसान करने के लिए हो, यह उसे करना चाहिए। मुझे उसका एहसान अपने सिर लेने की क्या जरूरत? तो आपका क्या मतलब है? दीपिका ने उत्सुकता से पूछा। वापस जाकर देवांश को इसके बारे में बताओ। उन्हें बचाना है या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। ये सुनकर दीपिका बलवंत ठाकुर को थम्स अप देने से खुद को नहीं रोक पाए। कोई हैरानी नहीं कि आप देवांश और मेरे जैसे होनहार बच्चों की परवरिश कर पाए। आपकी समझदारी वाकई काबिले तारीफ है। मेरी तारीफ करना बंद करो। जब तुम वापस जाओ तो याद रखना कि बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना है और अपना कदम तभी उठाना जब तुम देवांश के करीब हो। उसे पता था कि शराबबंदी है, लेकिन मुझे याद नहीं दिलाया। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा, बलवंत ठाकुर ने खूंखार होकर कहा। दोनों जल्दी ही आंगन में लौट आए। इस समय देवांश पीहू के साथ पटाखे फोड़ रहा था। आंगन में कभी कभी एक कुरकुरी पॉप आवाज गूंजती, जिससे अनाड़ी लेकिन चंचल पीहू खिलखिलाकर हंस पड़ती। पहले से तय रणनीति के अनुसार बलवंत ठाकुर और दीपिका आंगन में चले गए, बातें करते और हंसते हुए। फिर लापरवाही से, लेकिन वास्तव में पूरी तैयारी के साथ देवांश की ओर बढ़े। आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या उन्होंने आपको चाय नाश्ते के लिए नहीं रोका? देवांश अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने स्वाभाविक रूप से उन दोनों से निकल रही हत्यारी मंशा को पहले ही भांप लिया था और तुरंत एक तरफ भाग गया, खुद को उनके घेरे से बाहर कर लिया। ये देखकर कि देवांश ने नोटिस कर लिया है, बलवंत ठाकुर ने बस अपने पत्ते खोल दिए। यहाँ आओ और मुझे 2 कोड़े मारने दो और यह मामला खत्म हो जाएगा, वरना जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। पापा, आप थोड़े अनुचित हो रहे हैं। आप ही थे जो तोहफे देना चाहते थे और आपने ही तय किया कि क्या भेजना है। मैं तो बस एक मामूली कुली हूँ। इसका दोष मुझ पर कैसे मढ़ा जा सकता है? देवांश को बहुत अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने उसे पूरी तरह से धोखा दे दिया। सिया ने यह देखकर कुछ उलझन में पूछा, दीदी अब क्या हुआ? पापा वापस आते ही कोड़ा क्यों उठाना चाहते हैं? दीपिका ने देवांश पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर धीरे से जवाब दिया। उस लड़के को पता था कि सेना में शराबबंदी है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसने यह बात छिपाई, जिससे हमें बेकार में जल्दी उठना पड़ा। सिया ये सुनकर बलवंत ठाकुर और दीपिका की शर्मिंदगी के बारे में सोचकर तुरंत अपनी मुस्कान दबाते हुए देवांश को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। हंसते हुए बोली, तब तो ये वाकई पिटाई का हकदार है। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मैं जो सारा भारी काम करता हूँ थक गया हूँ और मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम दोनों को अन्याय महसूस हो रहा है। बस यही तो हुआ कि तोहफे अस्वीकार कर दिए गए, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम सेना से नहीं हो, इसलिए शराबबंदी के बारे में न जानना सामान्य है ना? देवांश ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। उसने न केवल अपनी गलती स्वीकार नहीं की, बल्कि उनके जले पर नमक भी छिड़कता रहा, व्यवहारिक रूप से मौत को दावत दे रहा था। पापा, एक तरफ से उसे घेरो। दीपिका ने सीधे युद्ध की योजना जारी की, फिर देवांश की ओर झपटी। कैंप के गेट पर कर्नल रोशनी ने एक पल के लिए विचार किया, फिर कई सैनिकों से गाड़ी वापस भेजने को कहा। रही बात संजू की, उसे पहले एम्बुलेंस में डाला गया, फिर वह और करण शेरगिल अंदर चढ़े। ड्राइवर को महेश पाटिल के घर जाने को कहा। उन्हें हमेशा लगता था कि बूढ़े ठाकुर कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने खुद जाकर स्थिति के बारे में पूछने का फैसला किया। मिलिट्री डॉक्टर मेजर सक्सेना ने यह देखकर कर्नल रोशनी से फुसफुसाते हुए कहा, कर्नल पाटिल, संजू की हालत में अब और देरी नहीं की जा सकती। अगर वह आज रात से पहले मुंबई के बड़े अस्पताल नहीं पहुंचा तो मुझे डर है कि वह नहीं बचेगा। तो समय बर्बाद न करने का और भी बड़ा कारण है ना? कर्नल रोशनी ने पलटवार किया। उनके हाव भाव में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी।
मेजर सक्सेना ने माथा सिकोड़ा और पूछा, कर्नल पाटिल, आप वास्तव में उस ठाकुर काका की बातों पर विश्वास नहीं करती है ना? अगर उनका बेटा इस अजीब बीमारी का इलाज कर सकता है तो हम डॉक्टर क्या करेंगे? ये सच है या झूठ, क्या हम पूछकर नहीं जान लेंगे? कर्नल रोशनी ने उदासीनता से कहा, बस कुछ शब्दों की बात है, इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। कर्नल रोशनी को इतना दृढ़ देखकर मेजर सक्सेना निरुत्तर थे, लेकिन लाचार थे। वे केवल आह भर सकते थे और बोलना बंद कर दिया। एम्बुलेंस मुख्य सड़क पर रुक गई और महेश पाटिल के दरवाजे तक नहीं गई। आखिरकार नए साल के पहले दिन वहां एम्बुलेंस चलाना बहुत अशुभ होगा। हालांकि कर्नल रोशनी खुद इसमें विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि ग्रामीण बहुत अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर पूरा ध्यान दिया। महेश पाटिल और सुनीता पाटिल पति पत्नी को उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह प्रतिष्ठित मेहमान आएंगे। अचानक पकड़े जाने पर उन्होंने जल्दी से अपना काम रोका और मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। उनका उद्देश्य समझने के बाद सुनीता पाटिल ने कल की घटनाओं को विस्तार से बताया। कर्नल रोशनी और अन्य दो इसे सुनने के बाद हैरान थे। नाश्ते के लिए रुकने के पति पत्नी के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद तीनों वहां नहीं रुके और सीधे कैंप की ओर चल दिए। कर्नल पाटिल, क्या मैं अब संजू को मुंबई भेज सकता हूं? मेजर सक्सेना ने निर्देशों के लिए पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि संजू की स्थिति कल के महेश पाटिल जैसी ही है? कर्नल रोशनी ने पलटवार किया। ये बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। सुनीता ने यह भी कहा कि देवांश के आने के बाद उसने बिस्तर से उठने और चलने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन संजू अपनी हालत में कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, कर्नल रोशनी ने फैसला सुनाया, ठाकुर परिवार के पास चलो। कर्नल पाटिल, मुझे आपका फैसला समझ नहीं आ रहा। अगर संजू को कुछ हो गया तो हम उसके परिवार को क्या जवाब देंगे? मेजर सक्सेना ने चिंता से पूछा। एक मिलिट्री डॉक्टर के रूप में अगर उनकी देखरेख में किसी मरीज को कुछ होता तो वे प्राथमिक जिम्मेदार पक्ष होते, इसलिए वे किसी और की तुलना में संजू की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थे। केवल उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करना चाहते थे। अगर कुछ भी होता है तो मैं, रोशनी पाटिल, अकेले जिम्मेदारी उठाऊंगी। कर्नल रोशनी ने तड़क कर कहा, फिर ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने को कहा। कर्नल रोशनी ने सब कह दिया था, इसलिए भले ही मेजर सक्सेना 1000 गुना अनिच्छुक थे, वे उन्हें रोक नहीं सके। वे अब केवल प्रार्थना कर रहे थे कि मुंबई की सड़क साफ हो, ताकि वे रास्ते में खोए हुए समय की भरपाई कर सकें। पहले की तरह एम्बुलेंस अभी भी केवल मुख्य सड़क पर ही रुकी। जैसे ही कर्नल रोशनी कार से बाहर निकली, वे उन सैनिकों से टकरा गईं जो सिगरेट और शराब देने आए थे, और फिर वे उनके साथ ठाकुर परिवार के आंगन में चली गईं। करण शेरगिल और मेजर सक्सेना ठीक पीछे थे। जैसे ही समूह ने ठाकुर परिवार के आंगन में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि बलवंत ठाकुर और उनकी बेटी देवांश को एक लंबी बेंच पर दबाए हुए हैं और उसे मार रहे हैं। आप दोनों क्या? कर्नल रोशनी ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। बलवंत ठाकुर ने अपना सिर भी नहीं उठाया और सीधे जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने नए साल के लिए दावत ए बकरा नहीं किया, इसलिए हम अभी उसकी भरपाई कर रहे हैं। अध्याय 440, नीम हकीम खतरा ए जान। कर्नल रोशनी ने बड़े शहर में रहते हुए कभी गांव में नए साल के लिए बकरा कटते नहीं देखा था। नागपुर गांव आने के बाद उन्होंने हाल ही में इसे कुछ बार देखा था। और मजाक नहीं, देवांश उस बेंच पर जिस तरह फैला हुआ था, वास्तव में एक बकरे जैसा लग रहा था जिसे बेंच पर दबाया गया हो, कटने के इंतजार में। ठाकुर काका, वैसे तो मुझे बकरा काटने जैसे बड़े आयोजन में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन एक इंसान की जान दांव पर है। क्या आप कृपया इस दावत ए बकरा को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं? कर्नल रोशनी ने बलवंत ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही बलवंत ठाकुर ने सुना कि कर्नल रोशनी इतनी समझदार हैं, वे तुरंत रुक गए। फिर देवांश को ऊपर उठाया और उसके कान में फुसफुसाए, उनका एक जवान है जिसकी स्थिति महेश पाटिल जैसी ही है। ये सुनकर देवांश तुरंत दिलचस्प हो गया। वह उस चीज का पता न लगा पाने के कारण चिंतित था, और अब किसी और का उससे सामना हुआ था। अगर उन्हें जगाया जा सके तो शायद वह उस व्यक्ति के मुंह से कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके। क्या ये भी पहले पहाड़ पर जाने के दौरान लगी चोट से था? देवांश ने पूछा। करण शेरगिल, जो स्थिति के बारे में अधिक स्पष्ट था, ने जल्दी से उत्तर दिया, नहीं, ये कल रात था। अधिक सटीक रूप से यह आज सुबह जल्दी होना चाहिए। आज सुबह जल्दी? देवांश थोड़ा हैरान था। उसने स्पष्ट रूप से गांव और पीछे के पहाड़ के बीच एक सुरक्षा चक्र स्थापित किया था। अगर कोई बुरी आत्मा आधी रात को गांव में घुसती तो उसे तुरंत पता चल जाता। लेकिन उसने पूरी रात बिस्तर पर साधना की थी और उसे कोई असामान्यता नहीं मिली थी, जिसका मतलब था कि बुरी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पाई थी। अगर ऐसा है तो वह जवान घायल कैसे हो सकता था? वह उस समय पहाड़ पर गया था। देवांश उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी देर से पहाड़ पर क्यों जाएगा।
करण शेरगिल ने कहा, पीछे के पहाड़ से जंगली जानवरों या दुश्मनों को घुसने से रोकने के लिए हमारे पास वहां एक चौकी है। कल वहां पहरा देने और गश्त करने की बारी सिपाही चंदू और लांस नायक संजू की थी। उन्होंने जरूर कुछ खोजा होगा और अपनी बंदूकें तुरंत चला दी। जब तक हम वहां पहुंचे हमने केवल संजू के सामने दूर से एक काली छाया देखी। जब तक हम चौकी पर पहुंचे काली छाया गायब हो चुकी थी। ये सुनकर देवांश को याद आया कि उसने कल रात गांव के छोर की दिशा से कुछ धमाके सुने थे, लेकिन सुरक्षा चक्र में कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। नहीं उसने पूरी तरह से जांच करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई, केवल ये सोचकर कि कोई पटाखे फोड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसी समय उस चीज ने सैनिक पर हमला किया था। तो आपने भी साफ नहीं देखा कि वह काली छाया क्या थी? देवांश ने फिर पूछा। करण शेरगिल ने सिर हिलाया, थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए। क्या आपने संजू से पूछा कि क्या उसने साफ देखा? देवांश ने जोर दिया। वह पता लगाने के लिए इतना उत्सुक इसलिए नहीं था क्योंकि उसे काली छाया में विशेष रुचि थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चीज उसके माता पिता के लिए खतरा बन सकती थी। करण शेरगिल ने सिर हिलाया और कहा, इससे पहले कि हम पूछ पाते, संजू पहले ही बेहोश हो गया और तब से नहीं जागा है। रही बात सिपाही चंदू की, उसने कहा कि उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और उसकी पीठ पर ऐसा लगा जैसे किसी कार ने टक्कर मार दी हो। उसका सिर एक पेड़ से टकराया और वह सीधे बेहोश हो गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेजर सक्सेना ने अधीरता से कहा, मिस्टर देवांश, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बस मुझे बताइए कि क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? एक इंसान की जान दांव पर है, हम जल्दी में हैं, बहुत परेशान हैं। नहीं, आप जा सकते हैं। देवांश ने सिर हिलाया और सीधे मना कर दिया। हालांकि वह वास्तव में पता लगाना चाहता था कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे संजू से पूछना ही था। वैसे भी मौजूदा स्थिति से सिया और पीहू उसके साथ नहीं सो रहे होंगे, इसलिए उसके पास रात में पहाड़ों में जाने के लिए बहुत समय होगा। हालांकि पीछे का पहाड़ विशाल था, लेकिन वह चीज़ प्रेत ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। जब तक वह अपनी दिव्य दृष्टि फैलाकर खोजता, उसे उस चीज को खोजने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगते। पूछने की जिद करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम? मेजर सक्सेना इतने गुस्से में थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देवांश कम से कम थोड़ा पलटवार करेगा, फिर अपनी ताकत की शेखी बघारेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति इतनी सीधे तौर पर मना कर देगा। कर्नल पाटिल, आपने सुना, ये स्पष्ट रूप से केवल शोहरत का भूखा है, और समय बर्बाद न करें। अगर हमने और देरी की तो संजू वास्तव में अपनी जान गंवा देगा। मेजर सक्सेना ने चिंता से कहा। चुप रहो। कर्नल रोशनी जानती थी कि मेजर सक्सेना के अहंकारी रवैये ने देवांश को नाराज कर दिया है, इसलिए एक ठंडी डांट के बाद उन्होंने देवांश से कहा, मिस्टर देवांश, संजू नागपुर गांव की रक्षा करते हुए घायल हुआ था। कृपया मिस्टर देवांश मदद करें। बलवंत ठाकुर मूल रूप से चाहते थे कि देवांश मना कर दे। आखिरकार एक औषधीय गोली की कीमत ही 30 लाख थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि संजू नागपुर गांव की रक्षा करते हुए घायल हुआ था, शब्द उनके होठों तक आए और जबरदस्ती वापस निकल लिए गए। संजू जैसे नायक को बचाना ही होगा, भले ही देवांश सहमत न हो। बलवंत ठाकुर उसकी गर्दन पकड़कर उसे औषधीय गोली देने पर मजबूर कर देंगे। देवांश ने देखा कि कर्नल रोशनी का रवैया स्वीकार्य था, तो उसने सिर हिलाया और पूछा, वो कहाँ है? कर्नल रोशनी ने जल्दी से जवाब दिया, बाहर एम्बुलेंस में। ये सुनते ही देवांश सीधे बाहर चला गया, मेजर सक्सेना को दोबारा देखे बिना। मेजर सक्सेना, जिन्होंने इस प्रक्रिया को देखा, जानते थे कि देवांश का इनकार और फिर सहमति उनके मुंह पर एक करारा तमाचा था। उनका चेहरा तुरंत बिगड़ गया और शर्म से जलने लगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम, एक सड़क छाप जादूगर, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या चाल चल सकते हो जिसे मैं, एक मिलिट्री डॉक्टर, भी नहीं जगा सकता। मेजर सक्सेना ने मन ही मन दुष्टता से सोचा। कर्नल रोशनी ने मेजर सक्सेना पर एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा और देवांश के पीछे आंगन से बाहर चली गईं। दीपिका बहुत उत्सुक थी और सिया से पूछा कि क्या वह देखना चाहती है। उसे सिर हिलाते देख उसने पीहू को उठाया और उनके पीछे बाहर चली गई। देवांश के आंगन के गेट से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उसने मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी देखी और मन ही मन सोचने लगा, ये कर्नल पाटिल काफी दुनियादार हैं, जानती हैं कि दरवाजे तक एम्बुलेंस नहीं लानी चाहिए। जैसे ही विचार गुजरा, देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और फिर उसे एम्बुलेंस में संजू की स्थिति की स्पष्ट समझ हो गई। देवांश ने पाया कि संजू पर प्रेत ऊर्जा पहले महेश पाटिल पर थी उसकी तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। चूंकि यह इतनी कमजोर थी, इसीलिए इसने देवांश का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। उस पर प्रेत ऊर्जा इतनी कमजोर होने का कारण यह था कि उसके शरीर पर प्रेत ऊर्जा वाली कोई बाहरी वस्तु नहीं बची थी। वह पूरी तरह से उस चीज की प्रेत ऊर्जा से दूषित हो गया था, जिसके कारण प्राण और रक्त की हानि हुई, आत्मा कमजोर हो गई और इस प्रकार शरीर का तापमान थोड़ा कम हो गया और वह बेहोश हो गया।
इस स्थिति में संजीवनी गोली के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं थी, उसके शरीर में प्रेत ऊर्जा को जलाने के लिए एक सीधी आग उसे तुरंत जगा देगी। इसके अलावा वह खुद एक सैनिक था जिसकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी थी। जागने और कुछ दिनों तक आराम करने के बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगा। एम्बुलेंस पर पहुंचकर कर्नल रोशनी ने सैनिक को पिछला दरवाजा खोलने का आदेश दिया और देवांश बिना एक शब्द कहे अंदर चला गया। उसने पहले संजू की ठीक से जांच की और ये देखकर कि वह वास्तव में केवल प्रेत ऊर्जा में जकड़ा हुआ था, उसने उसकी नब्ज टटोलने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह उसके शरीर में प्रेत ऊर्जा को जलाने के लिए उसमें नील कमल अग्नि डाल रहा था। इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए देवांश ने पूरे 1 मिनट तक उसकी नब्ज पकड़े रखी। कर्नल पाटिल, आप उसे और खिलवाड़ नहीं करने दे सकती, वरना सच में कुछ हो जाएगा। एक इंसान की जान दांव पर है और न तो आप और न ही मैं इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मेजर सक्सेना ने कर्नल रोशनी को फिर से फुसफुसाया। इस समय कर्नल रोशनी भी थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देवांश संजू के साथ कुछ करेगा, जैसे महेश पाटिल के साथ, उसे नीचे उतारना और चलाना या कुछ और, लेकिन वह उसकी नब्ज ले रहा था। क्या ये सिर्फ खिलवाड़ नहीं था? उन्होंने पहले ही देवांश की जांच कर ली थी और जानती थी कि उसने कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी, जिसका आयुर्वेद या चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं था। क्या आपको यकीन है कि आप नब्ज देख सकते हैं? हालांकि जैसे ही वे देवांश को रोकने वाली थीं, देवांश ने अपना हाथ खींच लिया और कर्नल रोशनी से कहा, काहे की जान का खतरा? वह बस बहुत थक गया है, इसलिए थोड़ी देर सो गया। उसे बहुत जल्द जाग जाना चाहिए। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, मेजर सक्सेना ने तुरंत ताना मारा, नीम हकीम खतराए जान। उसका शरीर पहले से ही ठंडा पड़ने लगा है और आप मुझे बता रहे हैं कि वह बस सो रहा है। अगर वह मर गया तो ये सब आपकी गलती होगी। कर्नल रोशनी भी निराश लग रही थी। संजू की हालत साफ तौर पर पहले से ही इतनी खतरनाक थी, फिर भी देवांश कह रहा था कि वह बस सो रहा है। भले ही आप बकवास करने वाले हों, कम से कम कोई मानने लायक कारण तो देना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि वह सो रहा था। क्या मैं, रोशनी पाटिल, आपकी नज़र में इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि आप झूठ बोलने की भी जहमत नहीं उठाते? कर्नल रोशनी ने निराशा में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि इस बार उनका निर्णय गलत हो सकता है। उन्हें ठाकुर काका की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और महेश पाटिल और उनकी पत्नी पर तो और भी कम विश्वास करना चाहिए था। उन्हें मेजर सक्सेना को पहले ही रवाना कर देना चाहिए था। जैसे ही कर्नल रोशनी ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का आदेश देने वाली थी, स्ट्रेचर पर लेटा संजू अचानक बिना किसी चेतावनी के उठ बैठा और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया, भूत। इस एपिसोड को सुनते हुए मुझे लगा कि कहानी अब सिर्फ रहस्य या शक्ति की नहीं रही, बल्कि जिम्मेदारी की हो गई है। देवांश यहाँ कोई चमत्कार दिखाने वाला नायक नहीं बनता, बल्कि वो इंसान बनता है जो तय करता है कि कब मदद करनी है और कब नहीं। मुझे यह टकराव बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ विज्ञान का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ अनुभव और आस्था, और बीच में एक ऐसी सच्चाई जो दोनों से बड़ी है। खास बात यह है कि देवांश किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि हालात समझकर कदम उठाता है, और अंत में जब भूत की चीख सुनाई देती है तो लगता है कि असली कहानी अब शुरू होगी। आप क्या सोचते हैं? आने वाले अध्याय में यह रहस्य ज़्यादा खतरनाक होगा या ज़्यादा व्यक्तिगत?